ओके गाइस, सो कल जो मैंने आप लोग को पढ़ाया था उसमें कोई डाउट? मीनवाइल जब तक ऐड होते हैं तब तक हम डाउट ले लेते हैं। कोई डाउट आ रहा है किसी को उसमें? कोई इशू? नो एक्चुअली क्या है, कल जो हमारा मॉडल था ना वो प्रेडिक्टिव मॉडल था। तो उसमें क्या है, यूजर अपने ही तरफ से एक एंट्री देगा, उस एंट्री के बेसिस पे हमें प्रेडिक्ट करना था। ठीक है, बट जब हम अपने मेन मॉडलिंग करते हैं तो उसमें क्या करते हैं, हम ट्रेनिंग और टेस्टिंग डेटा अलग निकालते हैं इन ऑर्डर टू सी कि वेदर द मार्केट इज गेटिंग ओके और नॉट। अब सिंपल सी बात है, आप जब मॉडलिंग करोगे तो जब फाइनल मॉडल बनाओगे तो उसके अंदर तो आप प्रिडिक्शंस लोगे ना, जो यूजर एंट्री होंगी। तो आप तो यही चाहते हो बंदा अपना प्रोडक्ट लेगा या नहीं लेगा, या पर्सन को उस ड्रग से फायदा हुआ या नहीं हुआ, या वो पर्सन एक पर्टिकुलर हॉस्पिटल से ठीक होके आएगा या नहीं आएगा। तो वहां पर उस एक सिंगल पर्सन की बात है, पूरे डेटा की बात नहीं है। बट मॉडल डेवलप करने के लिए आपको क्या चाहिए, पूरा डेटा। तो पहले आप एक बनाओगे मॉडल, और उस मॉडल के अंदर आप वो वेरिएबल सिलेक्ट करोगे जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। उसके बाद आप क्या करोगे, कैसे फाइनल मॉडलिंग करेंगे, और मॉडलिंग करने के बाद हमारा जो फाइनल होता है उसमें केवल एक ही एक्स टेस्ट जाता है इन ऑर्डर टू प्रिडिक्ट व्हाट विल बी द फर्दर कंडीशन ऑफ दिस, कि भाई इस पर्टिकुलर की कंडीशन क्या आएगी। इसलिए हमने यहाँ पर टेस्टिंग नहीं करी थी, बट जबकि हम यहाँ पे टेस्टिंग कर रहे थे। ट्रेनिंग हमने पूरे डेटा पे करी, टेस्टिंग हम उस एक इंस्टेंस पे कर रहे थे जो हमें पता लगाना है कि वेदर द पर्सन इज सफरिंग और नॉट, और वेदर द प्लांट इज विच टाइप, प्लांट कौन से तरह का है। या तो प्लांट सटोसा होगा, या वर्सी कलर होगा, या वर्जिनिका होगा। क्लियर? हाँ, अब अरे आप डेटा कितना भी ले लो, आपको डेटा अगर 1 लाख रो है, आपने मॉडल 1 लाख रो पे ट्रेन करा, मतलब आप आपके ट्रेनिंग और ट्रेनिंग में अब देखो, जब पहली बार मॉडल बनाओगे तो ट्रेनिंग एंड टेस्टिंग के अकॉर्डिंग मॉडल बनाओगे ना, पता करने के लिए कि कौन से कौन सी चीज पे कितनी अच्छी एक्यूरेसी आ रही है, कंफ्यूजन मैट्रिक्स बनेगी। और जो फाइनल आपका मॉडल होगा उसको क्या करोगे, डेटा को ट्रेन कराओगे, टेस्टिंग इस पे रखोगे। ये तो मैंने एक तरह से बताया आपको प्रिडिक्टिव मॉडलिंग कैसे करते हैं, प्रिडिक्शंस कैसे आते होंगे, एप्लीकेशन डेवलप कैसे होती होगी। ठीक है, बट आपका जो मेन ऑब्जेक्टिव है ना, आपका कंफ्यूजन मैट्रिक्स निकालना पड़ेगा, सेंसिटिविटी निकालनी पड़ेगी, आरओसी निकालनी पड़ेगी, उस बेसिस पे आपको अपने मॉडल इवेल्युएट कराने पड़े। क्लियर? ठीक है, सो नाउ वी विल बी मूविंग डाउन टुवर्ड्स नेव बाइस क्लासिफिकेशन। और नेव बाइस क्लासिफिकेशन में हम स्टार्ट करते हैं। बेसिकली नेव बाइस क्लासिफिकेशन प्रोबेबिलिटी या प्रोबेबिलिस्टिक क्लासिफिकेशंस में काउंट होती है। नेव मींस वेरी सिंपल, और साइंटिस्ट जो थे उनका नाम था नेव बाइस। और बेसिकली नेव का मतलब होता है ग्रीक में काफी सिंपल, और वह ये भी काफी सिंपल है। तो चलिए हम चलते हैं काफी सिंपल चीज की तरफ। जैसे दीपक कह रहे हैं कि कल हमने एक मॉडल बनाया था, अगर वो डायरेक्ट वेब पेज पे पोस्ट कर सकते हैं, जो डेटा होगा वो डेटाबेस से डायरेक्ट मैं कीप कर सकते हैं। देखो, जब वेब पेज की बात होती है ना, तो वेब पेज जीयूआई की तरह नहीं होता है। वेब पेज में आपको क्या करना पड़ता है, डेटाबेस ऐसा नहीं कि जैम से आप कर सकते हो, बट उसको चेंज करना पड़ता। या तो डायरेक्ट इंटरफेस लेयर पे काम हो रहा है ना, वहां पे इंटरफेस नहीं लेयर है, वहां पे क्या है, मल्टीपल प्रोजेक्ट एंड एप्लीकेशन लेयर्स काम करती हैं। तो वहां पे डायरेक्ट नहीं होगा, वहां पे क्या करना पड़ेगा, कई बार उसको कनेक्ट कराना पड़ेगा डिफरेंट। पहले यहाँ पे हम डायरेक्ट क्या बना लिया, डेटाबेस का हम वो बना लिया मॉडल, उस मॉडल के अंदर ही डेटाबेस कनेक्टिविटी बता दी। जबकि वहां पे करना था, एक सेपरेट फाइल बनानी पड़ेगी डेटाबेस के मॉडल की, उस डेटाबेस के मॉडल को अपनी लेयर से कन्वर्ट वो कनेक्ट कराना पड़ेगा, और अपनी जो बैकएंड लेयर है जेंगो की, उसको फ्रंट एंड से कनेक्ट कराना पड़ेगा HTML CSS में। So it looks like simple, but it is not. It takes a lot of time to develop all these stuff. Okay, because you have to learn the Django itself. Django भी छोटा नहीं है, Django itself is a lot. So you have to learn that particular part first. अगर आपको जाना है, you can go. It's very good. मतलब अभी के डोमेन में काफी अच्छा है. What I prefer from my side. Okay. Now, without wasting much time, let's proceed for our today's agenda. आज का जो हमारा एजेंडा है वो क्या है गाइस, नेव बाइस क्लासिफिकेशन, या NB कह सकते हैं।
yes you can use PHP instead of Django, बट PHP में अगर आप बनाओगे तो ML कैसे अप्लाई करोगे? नहीं, बैकएंड लैंग्वेज है, बिना पाइथन के ML कैसे अप्लाई करोगे? पहला क्वेश्चन तो मेरा यही आ जाता है। अगर बैकएंड में आप PHP की बात कर रहे हो, देखो आई डोंट हैव एनी आइडिया अबाउट PHP, अगर आप PHP की बात कर रहे हो बैकएंड में, सो हाउ विल यूज अप्लाई ML? उसको ML के साथ कैसे कोप अप कराओगे? अगर PHP is a language for backend, okay, अगर आपके अकॉर्डिंग PHP is a language for backend, so how will you make your ML model work on that particular PHP? PHP के लिए तो कोई मॉड्यूल ही नहीं है हमारे पास, या PHP में तो ML होती नहीं है। So these all situation or things we have to think before working on any or going to deploy model on any of a particular language. NB stand for naive Bayes. ओके, तो जैसे आपने देखा होगा कई बार क्रिकेटर्स, जब हम क्रिकेट का मैच देखते हैं तो हमारे पास कई बार कमेंटेटर्स क्या कहते हैं, अरे आज अगर टेम्परेचर इतना होता है, ह्यूमिडिटी इतनी होती है और एयर विंड प्रेशर इतना होता है, तो शायद हम ये मैच हमें पोस्टपोन करना पड़े। तो जब हम बात करते हैं कि हम जब प्रोबेबिलिटी पे बात करते हैं, व्हेन वी आर ओनली टॉकिंग अबाउट द प्रोबेबिलिटी कि एक पर्टिकुलर चीज होगी तो दूसरी उस पर क्या इफेक्ट करती है। मतलब अगर मैं आपसे कहूं कि यार आपको ना बाहर फुटबॉल मैच करने हैं आज, ठीक है, आपके माइंड में क्या आएगा कि सर कह रहे हैं फुटबॉल मैच है, ओके, तो आपके माइंड में आएगा अगर यार बारिश हो गई तो यार हमारा फुटबॉल मैच नहीं होगा, ठीक है। इसका मतलब जरा ये देखो, अगर मैं एक बात करूं कि प्रोबेबिलिटी ऑफ प्ले, ठीक है, विद रिस्पेक्ट टू रेन, इसका मतलब क्या है कि यार हम बाहर जाके आज मैच खेलेंगे या नहीं खेलेंगे, वो किस पे डिपेंड डायरेक्टली और इनडायरेक्टली कर रहा है कि भाई रेन होगी या नहीं होगी। तो जो इसकी फाइनल प्रोबेबिलिटी होती है वो हम ऐसे लिख सकते हैं कि प्रोबेबिलिटी ऑफ रेन टू प्ले। भाई अगर मैं पोस्टीरियर प्रोबेबिलिटी की बात करूं, इसकी कह रहा हूं कि भाई अगर हम कहते हैं कि हम बाहर जाके खेलेंगे, वो डायरेक्टली डिपेंड कर रहा है रेन होगी या नहीं होगी। मतलब बेसिकली क्या है, प्रोबेबिलिटी किसी ना एक से ज्यादा भी हो सकते हैं, एक भी हो सकते हैं, उन सब पे डिपेंड कर रही। तो अगर डिपेंड कर रही है तो मुझे सबसे पहले एक डेटा सेट चाहिए जिस पे मैं स्टडी कर पाऊं, ठीक है। तो हम एक पीपीटी ओपन कर देखते हैं और पीपीटी में देखते हैं एक पर्टिकुलर डेटा सेट, और उस डेटा सेट के बेसिस पे पहले उसका सिंपल मैथमेटिक्स के थ्रू उसको सॉल्व करेंगे, और मैथमेटिक्स के बाद हम उसको कैसे सॉल्व करेंगे, थ्योरेटिकली, मतलब प्रैक्टिकली जैसे हम अप्रोच इसमें लगाते हैं। तो हम चलते हैं थोड़ा पीपीटी की तरफ और उस डेटा को एक्सप्लोर करते हैं जिस डेटा पे हमें काम करना है। ओके गाइस, अगर मैं फॉर्मूले की बात करूं तो जो नेव बाइस क्लासिफिकेशन होता है, विच इज अ प्रोबेबिलिटी बेस्ड क्लासिफिकेशन मॉडलिंग, उसका फॉर्मूला क्या होता है, कुछ ये होता है। अब फॉर्मूला आपको याद तो कभी करना नहीं होता है, बट फिर भी एक बार देख लेते हैं कि अगर कोई पूछ ले फॉर्मूला तो बेसिकली लाइक्लीहुड पे कैसा होता है। जैसे सपोज करो मैंने कहा कि दो इवेंट है मेरे पास, एक इवेंट ए है और दूसरा इवेंट क्या है गाइस, बी है। I have two event on a day and what it says, अगर मैं कहता हूं ए इवेंट होने की कितनी प्रोबेबिलिटी है, तो वो क्या कहेगा, वो कहेगा पोस्टीरियर प्रोबेबिलिटी मींस द प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बीइंग ट्रू व्हेन इट इज गिवन दैट बी इज ऑलरेडी ट्रू। इसका मतलब, इसको जरा सिंपल और आसान शब्दों में समझते हैं। मैं कहता हूं आज मैं प्ले करूंगा, मतलब आज मैं फुटबॉल खेलूंगा, वो डायरेक्टली किस पे डिपेंड करता है कि यार ये बी की सिचुएशन या बी की कंडीशन क्या रहेगी। इसका मतलब बी की सिचुएशन और बी की कंडीशन का मतलब, भाई अगर यहां पर रेन हो गई होगी तो भाई मैं नहीं खेल पाऊंगा, बट अगर पी रेन नहीं हुई होगी, प्रोबेबिलिटी नॉट रेन, एनआर,
तो मैं क्या करूंगा, मैं भाई प्ले करूंगा। इसका क्या मतलब, द प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बीइंग ट्रू, मतलब जब ए ट्रू होगा, कब होगा, जब बी ऑलरेडी ट्रू है। इसका मतलब भाई पहले रेन हो मतलब रेन होगी या नहीं होगी, ये मुझे पहले ही पता पड़ गया हो, उसी के बाद मैं अपनी क्या बता पाऊंगा कि मैं प्ले करूंगा या नहीं करूंगा। तो इसकी जो प्रोबेबिलिटी हम देते हैं वो कैसे देते हैं, इनवर्स प्रोबेबिलिटी ऑफ पी बी बाय ए इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए डिवाइड बाय प्रोबेबिलिटी ऑफ बी। तो इसका ये फॉर्मूला हो जाता है। अब फॉर्मूले से हमें ज्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, फॉर्मूला कभी नहीं पूछा जाएगा क्योंकि लगाने का तरीका बिल्कुल डिफरेंट है। हम एक काम करते हैं, इसके प्रैक्टिकल अप्रोच पे चलते हैं। तो गाइस इसको समझने में कोई इशू आया कि इसका मतलब क्या है, व्हाट इट एक्चुअली मींस, इस पर्टिकुलर पार्ट, इस पार्ट को समझने में कोई इशू आया कि इसका अगर मतलब आपसे पूछा कोई तो बता दोगे, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए डिवाइड बाय प्रोबेबिलिटी ऑफ बी। यस और नो? Shall I move forward? Okay. Now this is your data. अब ये आपका डेटा है। तो देखिए हमने क्या करा, हमने एक बैडमिंटन का गेम ऑर्गेनाइज करा और उस बैडमिंटन के गेम का डेटा हमने क्या करा, यहाँ पे रिकॉर्ड करा। हमारा जो टूर्नामेंट था वो 14 डेज का टूर्नामेंट था पूरा, और उन 14 डेज के टूर्नामेंट में हमारे पास कई बार अलग अलग इंस्टेंस आए। इंस्टेंस मीन्स what are the pure condition that happened and what are the pure condition that happened। हमारे पास क्या है, आउटलुक है। आउटलुक मतलब भाई जो मतलब आपका जब आप देखते हो फील्ड की तरफ, तो जो वेदर होता है वो कैसा होता है, या तो धूप खिली होती है तो उसको सनी कहते हैं, बारिश हो रही होती है तो उसको रेन कहते हैं, और जब बादल से होते हैं तो उसको क्या कहते हैं, ओवरकास्ट। आपका टेम्परेचर है, टेम्परेचर हॉट है, मिड है, कूल है। सेम वे में ह्यूमिडिटी है, हाई है और नॉर्मल है। विंड आपकी वीक है और स्ट्रांग है, और उनके बेसिस पे, मतलब इन चार इंस्टेंस के बेसिस पे हम बताएंगे कि हम आज प्ले करेंगे या नहीं करेंगे। ठीक है, तो हम बात किसकी कर रहे हैं, प्रोबेबिलिस्टिक मॉडल की या प्रोबेबिलिटी की। तो आई वांट दैट आप एक काम करिए, आप सब लोग एक कॉपी और पेन ले लीजिए और इस टेबल को ना नोट डाउन कर लीजिए, सो दैट यू, आप क्या, जब हम वर्किंग करेंगे ना आप मुझे आंसर बता पाओगे। ठीक है, जस्ट काइंडली नोट डाउन। I'm giving 2 or 3 minutes. Just guys, please kindly note down this. Okay, so I hope आप लोग ने कॉपी कर लिया होगा। एक्चुअली मैं ये डेटा शेयर कर दूंगा, आई विल शेयर दिस डेटा विथ यू। ठीक है, डोंट वरी, ये पीपीटी आप लोग के साथ होगी, बट आई वांट कि आप लोग इसको ना प्रैक्टिकल अपने हैंड्स पे भी रखिए। ठीक है, तो जैसे मैंने प्रोबेबिलिटी की बात करी थी, तो आपके पास मेन जो प्रोबेबिलिटी आएगी वो क्या आएगी कि यार हम गेम खेल पाएंगे या नहीं खेल पाएंगे। ठीक है, तो आप क्या करोगे, आप बेसिकली फाइनल प्रोबेबिलिटी कैसे निकालोगे, आप कहोगे सर एक काम करते हैं, सबसे पहले पोस्टीरियर प्रोबेबिलिटी निकालते हैं कि यार हम खेल पाएंगे या नहीं खेल पाएंगे। तो सबसे पहले ओवरऑल प्रोबेबिलिटी से, फिर उसके रिस्पेक्ट में अदर प्रोबेबिलिटीज निकालते हैं। कैसे निकालेंगे, जरा ये देखो गाइस, ये क्लियर हो रहा है कि अगर मैं बात करूं प्ले और नो प्ले की, मतलब ये प्ले हुआ या नहीं हुआ, तो उसकी ओवरऑल प्रोबेबिलिटी कितनी है, 14, और प्ले होने की प्रोबेबिलिटी गाइस कितनी है, 9/14, एंड प्ले नहीं होने की प्रोबेबिलिटी कितना है, 5/14। ये पार्ट क्लियर हो रहा है, दिस पार्ट इज गेटिंग क्लियर। ओके, जब आपका ये पार्ट क्लियर हो जाएगा उसके बाद क्या करोगे, आप कहोगे सर एक काम करते हैं, जब हम बात कर रहे थे हमने फॉर्मूले में देखा था इंडिविजुअल प्रोबेबिलिटी के लिए, तो इंडिविजुअल प्रोबेबिलिटी निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, इन टेबल में से भी इंडिविजुअल केसेस लेने पड़ेंगे।
एंड हाउ विल यू टेक इंडिविजुअल केसेस फ्रॉम दिस। जैसे यार ये देखो, आपके पास ये कंडीशन लेता हूं मैं, कंडीशन में क्या है, मैं आउटलुक में आपने कहा सर हम आउटलुक वाली टेबल और पहले प्ले वाली टेबल के साथ क्या कराते हैं, एक कंडीशन बनाते हैं। तो आपने कहा सर हम किसको ले लेते हैं, आउटलुक और प्ले को। ले लिया मैंने आउटलुक और प्ले, ओके। तो भाई प्ले में कितनी प्रोबेबिलिटी है, 2, या तो यस होगी या क्या होगी, नो होगी। बट इस वाले में कितनी है, इसमें 3 है, या तो सनी होगा, ओवरकास्ट होगा, रेन होगा, और इसमें कितनी है, 2। तो अब जो टेबल बनेगी वो कितने की बनेगी, 3 to 2 की बनेगी, 3 रो 2 कॉलम। कैसी टेबल बनेगी जरा ये देखिए, जो भी कॉलम है आपको हर एक कॉलम को विद द फाइनल रिस्पेक्टिव कॉलम, जो हमारा फाइनल वेरिएबल जिसको हम डिपेंडेंट वेरिएबल कहते हैं, उसके रिस्पेक्ट में आपको क्या बनानी पड़ेगी, इंडिविजुअल टेबल बनानी पड़ेगी। तो इंडिविजुअल टेबल कैसे बनती है, कुछ ऐसी बनती है, जरा देखिए इंडिविजुअल टेबल। सबसे पहली टेबल है आउटलुक की। आउटलुक में 3 केस थे, सनी, ओवरकास्ट और रेन। प्रोबेबिलिटी कितनी थी प्ले की, यस और नो। तो मैंने क्या करा, मैंने उनको इंडिविजुअल, जो ओवरऑल प्रोबेबिलिटी थी 14, मैंने उनको इंडिविजुअल प्रोबेबिलिटी में डिवाइड कर दिया 9 और 5 के बेसिस पे। सो व्हाट आई एम एबल टू फाइंड दैट जब हमारा सनी होता है तो 2/9 is the probability that we play and 3/5 is the probability that we don't play. Now ये काउंट कैसे करी गई होंगी, जरा ऊपर आते हैं। नाउ अब हम यहाँ पे देखा, हम देखते हैं कि यस की प्रोबेबिलिटी 9 है और सनी, वेदर कंडीशन आउटलुक की क्या है, जब सनी हो और प्ले भी क्या हो, यस हो। तो हम जरा काउंट कर लेते हैं, सिंपल देखो जरा भाई, यहां पर एक आ रहा जब सनी है, सो वी आर गेटिंग दिस, एंड जब सनी है एंड वी आर गेटिंग दिस। बाकी किसी भी सनी में हम प्ले नहीं करा। इसका मतलब क्या है, अगर मैं बात करूं प्ले मतलब यस, और तो प्रोबेबिलिटी कितनी होगी, 2/9। टोटल सनी 5 बार अगर करा, जिसमें से 3/5 किसकी प्रोबेबिलिटी हो जाएगी, नो की प्रोबेबिलिटी हो जाएगी। तो ये क्या निकली, इंडिविजुअल प्रोबेबिलिटी निकली दोनों की, यस और नो की। कौन से वाले कंडीशन में गाइस, आपके आउटलुक वाले में। और आउटलुक कैसा है गाइस, सनी है। फिर जब आउटलुक ओवरकास्ट हो, सेम वे में यस और नो की प्रोबेबिलिटी भी आप क्या करेंगे, कंपेयर करेंगे। और आखिरी में आप क्या करेंगे, रेन की प्रोबेबिलिटी मैच करेंगे। जब ये प्रोबेबिलिटी टेबल आपकी पहली क्रिएट हो जाएगी, उसके बाद कहा जाएंगे आप सेकंड टेबल पे, विच इज टेम्परेचर, एंड आफ्टर दैट ह्यूमिडिटी, एंड फाइनली यू विल मेक अ फाइनल प्रेडिक्ट प्रोबेबिलिटी टेबल फॉर विंड। ओके गाइस। अब एक ऐसा बंदा आता है मेरे पास जो कहता है सर मैं एक और मैच कराना चाहता हूं, और उस मैच के लिए जो कंडीशन हमारे पास आई है वो क्या है कि सनी, आउटलुक कैसा हो, सनी, टेम्परेचर कैसा हो, कूल, ह्यूमिडिटी कैसी हो, हाई, और विंड कैसी हो, स्ट्रॉन्ग। ये एक पर्सन आया जिसने कहा सर मैं एक मैच ऑर्गेनाइज करना चाहता हूं आपके स्टेडियम में, और उस दिन कंडीशन ये होने वाली है। इसका मतलब आपके माइंड में क्या आ गया, यार ये मेरे लिए वो डेटा है जिससे क्या करूंगा, अपने मॉडल को या अपने थिंग्स को जो मैं निकालूंगा और या प्रोबेबिलिटी को क्या करूंगा, टेस्ट करूंगा। ठीक है, ये मेरी क्या है, टेस्टिंग कंडीशन मिल गई मेरे को। अब मेरे को पता है, मेरे को इन्हीं प्रोबेबिलिटी, मतलब इसके बेसिस पे ही प्रोबेबिलिटी निकालने हैं। तो इसके बेसिस पे प्रोबेबिलिटी कैसे निकालूंगा, मतलब अकॉर्डिंग टू दिस कंडीशन आई विल मेक माय इंस्टेंस और सिचुएशन। ना हाउ विल आई मेक और हाउ विल आई डू। तो अब हम चलते हैं अपनी मेन कंडीशन पे। तो चलिए हम देखते हैं कि हमारे पास जो कंडीशन थी वो क्या थी, कि आउटलुक कैसा हो, सनी, टेम्परेचर कैसा हो, कूल, ह्यूमिडिटी कैसी हो, हाई, और विंड कैसी हो, स्ट्रॉन्ग। तो आप जानते हैं भाई, अगर कोई कंडीशन होगी, जैसे ऊपर वाली कंडीशन पे आता हूं, जस्ट अ सेकेंड।
मैं इस टेस्ट वाली कंडीशन पे आता हूं तो आप जानते हो ये चीज तो आप लोग सब एग्री करते होगे कि सर इसकी दो प्रोबेबिलिटी होगी, या तो वो नो कंडीशन को बिलोंग करेगी या तो वो किस कंडीशन को बिलोंग करेगी, यस कंडीशन को बिलोंग करेगी। क्लियर? एग्री और नॉट? either it belong to yes or it belong to no. Now my mind says if I have given this condition, then I have to calculate or I have to find the condition or overall probability on basis of yes and no. So what I will do, I will make a certain table which is called the condition probability table, and the condition probability table says that when I have to play the game and the probability of outlook is to sunny is 2/9. तो ये वाली वैल्यू कैसे आ रही है भाई, इसमें किसी को डाउट है तो बताओ। अगर ये वाली वैल्यू कैसे आ रही है इसमें किसी को डाउट है तो बताओ, फिर बताता हूँ कहां से आई ये पर्टिकुलर वैल्यूज। इन वैल्यूज में कोई डाउट है गाइस? अगर डाउट हो तो पूछ सकते हो, आई विल टेल यू। बट मैं आपसे पूछना चाहता हूँ आपको ये वैल्यू समझ में आ रही है? यानी वो टेबल से आई है जो हमने अभी पहले बनाई थी, जो 4 टेबल क्रिएट करी थी ना इंडिविजुअल, ये उनसे वैल्यू ली है। जब हमारी प्रोबेबिलिटी यस हो और आउटलुक क्या हो, सनी है। ओके, जब ये आपको टेबल थोड़ी समझ में आ गई कि ये टेबल की वैल्यू वहां से आई है, तो आप क्या करेंगे, मैप रूल बनाएंगे इन ऑर्डर टू टेक डिसीजंस। और मैप रूल कैसे बनाएंगे, कुछ इस फॉर्मूले से। आप फॉर्मूले पे चलते हैं। तो फॉर्मूला मैं क्या कहता हूं कि भाई जब प्रोबेबिलिटी होती है यस, तो मैंने क्या करा, जो भी यहाँ पे देखो जितने भी इंस्टेंस दिए हैं यहाँ पे, कौन से वाले में, इस वाले में जितने भी इंस्टेंस दिए हैं, यहाँ पे जो भी इंस्टेंस दिए हैं ना, मैंने क्या करा, उन सबको मल्टीप्लाई कर लिया। इन सबको क्या करा, मल्टीप्लाई कर लिया। सेम वे में क्या करा, इनको भी सबको मल्टीप्लाई कर लिया। मल्टीप्लाई करने से क्या होगा, मेरे पास एक इनिशियल प्रोबेबिलिटी मिलेगी यस और नो ब्लॉक की। तो जरा देखो यहाँ पे, ये मैंने यस की प्रोबेबिलिटी निकाल ली और नो की प्रोबेबिलिटी निकाल ली विद रिस्पेक्ट टू एक्स। Okay, now what I will do, I will make a overall probability. अब your mind will think what is overall probability sir? यार overall probability होती क्या है? overall probability मतलब सनी उस पर्टिकुलर डेटा में कितनी बार आकर करा। तो आप देख पा रहे हो कि जो नीचे प्रोबेबिलिटी निकली वो क्या है, सनी इस पर्टिकुलर डेटा में कितनी बार आकर करा, 5 टाइम्स। कूल कितनी बार आकर करा था, 4 टाइम्स। हाई पर्टिकुलर विंड स्पीड कितनी बार आकर करी थी, 7 टाइम्स। और स्ट्रॉन्ग मतलब ह्यूमिडिटी हाई और स्ट्रॉन्ग कितनी बार आकर करी थी, 6 टाइम्स। सो व्हाट विल यू से कि सर जो ओवरऑल प्रोबेबिलिटी होगी उस पर्टिकुलर कंडीशन की वो ये होगी। तो यार ये ओवरऑल प्रोबेबिलिटी है। और जो फॉर्मूला आपका क्या कह रहा था, अगर मैं नॉर्मल फॉर्मूले की बात करूं तो वो यही तो कहता था, यस इज टू एक्स की अगर बात करूं तो वो क्या कहेगा, वो यही तो कहेगा, yes probability of x to yes by predefined probability of y to x। भाई कुछ ऐसी प्रोबेबिलिटी तो डिफाइन करेगा। ओवरऑल प्रोबेबिलिटी मतलब ओवरऑल प्रोबेबिलिटी होती क्या है, जैसे आपका जैसे पर्टिकुलर कंडीशन दी थी ना, आपकी ये कंडीशन दी थी कि सनी जब आउटलुक कैसा हो, सनी हो। तो पूरे डेटा में सनी कब कब आया, आपने कहा सर 5 टाइम्स आकर करा है सनी। तो टोटल प्रोबेबिलिटी को क्या करा, 14 से डिवाइड कर दे। देखो यहाँ पे 14 लिखा है डिवीजन में। 14 का मतलब हम टोटल प्रोबेबिलिटी निकाल रहे हैं, ओवरऑल कितनी बार ये कंडीशन अकर करी है। फिर क्या करा हमने, क्या करा फिर हमने यस और नो की फाइनल प्रोबेबिलिटी निकाली। वोटिंग के लिए क्या करा, जो हमारी इंस्टेंस आई है हमने उसको किससे डिवाइड कर दिया, ओवरऑल प्रोबेबिलिटी से। जो यस नो की प्रोबेबिलिटी निकाली थी हमने उसको ओवरऑल प्रोबेबिलिटी से डिफाइन कर दिया, जिसका परसेंटेज सबसे ज्यादा आया वही हमारी क्या हो गया, फाइनल आउटकम हो गया।
जिसका परसेंटेज सबसे ज्यादा आया वही हमारे लिए क्या हो गया गाइस, फाइनल आउटकम हो गया। इसका मतलब उस पर्टिकुलर कंडीशन पे हम प्ले नहीं करेंगे। ये दिस पॉइंट इज क्लियर सर या? सर ये मतलब थोड़ा सा डाउट हो रहा है मतलब एल्गो चूज करने में। जैसे सर मतलब आपने कहा कि एमएल जो मतलब न्यूमेरिक डेटा को प्रेफर करती है। यस। तो सर जैसे आपने सर कोरोना वाला डेटा लिया था, आपने उसको डमी क्रिएट कर दिया हाँ था। सेम चीज हम सर भी तो कर सकते हैं कि डमी क्रिएट करके उसके बाद हम यूजर से अपने अकॉर्डिंग जो कंडीशन वो हाँ लेना है वो हम यस, ले देंगे। वही करेंगे। अभी हम वही इस करने जा रहे हैं। अभी हम टेस्टिंग कंडीशन करेंगे ना, अभी हम टेस्टिंग लगा रहे हैं ना, टेस्टिंग में हम वही करेंगे। देखो तो, आप टेस्टिंग कैसे करते हैं, ठीक है, तो चले हम टेस्टिंग के ऊपर। सर एल्गो तो सर अलग हो गई ना बट। नहीं, इंटरनल देखो, फ्रेमवर्क तो सबका सेम होगा ना, बट हर एल्गो डिफरेंट देगी ना अपनी। सर लेकिन अगर देखा जाए तो ओवरऑल अगर समझने के पर्पज से करी जाए तो सर वो भी तो हम ले सकते थे ना एक तरह से। क्या ले सकते थे? मतलब सर जो हम इस वाले में क्या, कोरोना हाँ, वायरस में जो हमने, तो सर मतलब वो वाली एल्गो भी तो चूज कर सकते थे जो हमने कोरोना वायरस के लिए लगाई थी। नहीं 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 नहीं, ऐसा नहीं। देखो यार, KNN भी आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं, आप इसके लिए डिसेंट्री भी अप्लाई कर सकते हैं, आप इसके लिए लॉजिस्टिक रिग्रेशन भी अप्लाई कर सकते हैं, आप इसके लिए हर एक एल्गोरिथम अप्लाई कर सकते हो, ठीक है। एल्गोरिथम्स देखो, यस फाइनल सर। आउटपुट, क्योंकि देखो सारी जो क्लासिफिकेशन है वो सारी क्लासिफिकेशन मॉडलिंग है। जितनी भी ये मॉडल है वो सब क्लासिफिकेशन के लिए यूज करते हैं, तो एल्गोरिथम कोई सी भी यूज कर सकते हो, बट हर एक एल्गोरिथम का पावर होता है, हर एक एल्गोरिथम की स्पेसिफिक टाइप होती है। तो क्या करती है, हर एक एल्गोरिथम शायद वो एक पर्टिकुलर डेटा पे अच्छी तरीके से सेट ना हो, ठीक है। तो ये केस आ सकता है, इसलिए क्या करते हैं हम कभी भी, मॉडल अगर क्लासिफिकेशन का है तो एक एल्गोरिथम पे बना के नहीं देते, हम क्या करते हैं, मल्टीपल मॉडल्स बनाते हैं, मल्टीपल एल्गोरिथम्स, उसमें से सबसे बेस्ट मॉडल चुनते हैं अपॉन द बेस्ट एल्गोरिथम। भाई कंपैरिजन होता है ना मॉडल बनाने के बाद। तो हम एक काम करते हैं, हम एक यस सर यस। उस मॉडल को कंपेयर करेंगे तीनों मॉडल से, लॉजिस्टिक से भी कंपेयर करेंगे, नेव बेस से भी करेंगे, और आपका उससे भी करेंगे। बट मैं आपको बता दूं, जो नेव बेस क्लासिफिकेशन होता है वो टेक्स्ट क्लासिफिकेशन के लिए सबसे ज्यादा यूज होता है। टेक्स्ट क्लासिफिकेशन मतलब जैसे ईमेल फिल्टरिंग हो गया, स्पैम डिटेक्शन हो गया, जो मैं आपको कल करवाऊंगा, जब टेक्स्ट डेटा के साथ कैसे डील करते हैं, सबसे बड़ी बात वो है, ठीक है। तो आपको उधर ज्यादा अच्छे समझ में आएगा। तो अब जैसे हम चलते हैं कहां पर, अपने इसको प्रूफ करने के लिए कि यार इसका एक्चुअल प्रूफ है या नहीं, ठीक है। तो चलिए चलते हैं हम इसके प्रूफ की तरफ। सो जस्ट अ सेकेंड। तो प्रूफ के लिए क्या करता हूं मैं, मेरे को डेटा चाहिए, तो यार ये टेबल बढ़िया सी अच्छी सी बनी हुई है, क्यों ना हम इस डेटा की जो टेबल है, इस टेबल को ही कॉपी कर लें, और उस टेबल को क्या करें, वहां पर इनिशियलाइज कर दें। वरना दूसरा इंस्टेंस क्या है हमारे पास, इस टेबल में कभी भी, आप लोग से रिक्वेस्ट है, जब आप घर पे अपना वर्क कोई भी कर रहे हो, तो काइंडली इस टेबल को ना ऐसा एकदम से इंपोर्ट उस डेटा, मतलब ऐसा कॉपी करके पेस्ट ना कर ले, क्योंकि देखो ये टेबल आपकी बनी हुई है किसमें, पावर पॉइंट में, ठीक है। तो इसमें क्या है, कई कई बार आपको स्पेस भी मिल जाएगा किसी दो पर्टिकुलर वेरिएबल्स के बीच में, तो वहां पर क्या होता है ना, इश्यू हो जाता है। तो उस इश्यू से बचने के लिए हम क्या करते हैं, अपना एक खुद का डेटा क्रिएट कर लेते हैं। जस्ट अ सेकेंड। तो आई हैव अ डेटा, मैं काम करता हूँ, मैं केस स्टडी को ओपन कर लेता हूँ। जस्ट अ सेकेंड। And I will make this particular sheet 1, and I will make my own data. Now you have a multiple sheets and you have a multiple data across in it. Just a second, I have to open my data first.
what I will do, I will just copy and paste and I will clear that stuff also. ये लिया मैंने, यहाँ पर आया, इस पूरे को क्या करा, सॉरी इस पूरे को कॉपी करा और एक्सेल में आके इसको कर दिया पेस्ट। पेस्ट दिस पर्टिकुलर स्टफ डाउन। पता है इशू क्या होगा, इशू ये होगा ना, आपका जो फाइनल केस होगा ना वो सही नहीं आएगा। गलती से अगर आप इसको ऐसे पेस्ट कर दोगे अपने अकॉर्डिंग, कि आप कहोगे सर इसको ऐसे पेस्ट कर लेते हैं और इस टेबल को ऐसे पेस्ट करने के बाद ये फाइनल टेबल तो हमारी बनी जाएगी टेंशन फ्री। तो पता क्या होगा गाइस, आपको जो मिलेंगे ना, आप इसमें कई नए नए इंस्टेंस भी वो कर लोगे। जैसे कई कई जगह क्या होगा, जैसे हाई और नॉर्मल है ना, तो कई जगह स्पेस छूट गया होगा, ठीक है, तो स्पेस वो कंसीडर कर लेगा नया वाला एलिमेंट। इसलिए आई डोंट प्रेफर दिस, व्हाट आई प्रेफर कि यार मैं इसको ना बना लूं अपने डेटा फ्रेम के फॉर्म में। तो मैं काम करता हूँ, मैं इसको डेटा फ्रेम या टेबुलर फॉर्म में बना लेता हूँ। सो हाउ विल आई क्रिएट और हाउ विल आई मेक, सो देयर आर सर्टेन सिचुएशन हाउ विल आई क्रिएट और मेक। तो या तो आप डायरेक्टली लिख लो, सो आई होप आप लोग लिख भी सकते हो ना डायरेक्टली। तो एक काम करते हैं, अपनी ये है हमारी टेबल, जो फाइनल टेबल है हमारी, हम उसको क्या करते हैं, यहां से इसको एक जस्ट अ सेकेंड, ओके। अब हम चलते हैं अपने किसके ऊपर, डायरेक्ट स्पाइडर के ऊपर, और ये मेरा स्पाइडर इंटरफेस है। अब स्पाइडर इंटरफेस है तो मेरे को अगर डेटा फ्रेम क्रिएट करना है तो मेरे को लिखना पड़ेगा इंपोर्ट पांडास एसपीडी, और नमपाई पे काम करना है तो इंपोर्ट नमपाई एड एनपी। नाउ आई एम टॉकिंग अबाउट कि यार मेरे को बैडमिंटन डेटा प्ले का मेरे को एक डेटा फ्रेम बनाना है, सो आई विल से डी इक्वल टू पीडी डॉट डेटा फ्रेम, ओके। द फर्स्ट इंस्टेंस विल बी नंबर ऑफ डेज। अब डेज से मुझे मतलब नहीं है, सबसे पहला कंडीशन है मेरा आउटलुक, ठीक है। और आउटलुक के लिए जो कंडीशन दे रखी है वो ये दे रखी है कि जो सबसे पहला कंडीशन है वो है सनी। अब आप कहोगे सर एक काम करते हैं ना, जो ये टेबल है जो हमारी एक्सेल है उसी से डेटा उठा लेते हैं, तो हम एक काम करते हैं, हम इसको लेते हैं कॉपी पूरा, और यहाँ पर हम क्या कर देते हैं, उसको पेस्ट कर देते हैं। इट विल टेक टाइम गाइस, ये थोड़ा टाइम ले लेगा क्योंकि मेरे पास ना ऐसा कोई डेटा बना नहीं रखा था। बट आपके माइंड में आया सर कैगल तो है ना, कैगल इज एन बेस्ट सोर्स टू गेट डेटा, चले कैगल पे चलते हैं और यहाँ से क्या करते हैं, बैडमिंटन डेटा सेट, और यहाँ पे करते हैं हम एंटर। तो यहाँ पे कहीं ना कहीं तो डेटा सेट दे रखा होगा ना सर, इतना स्टफ क्यों करें। ये रहा, एक काम करते हैं, ये वाला वो डेटा सेट नहीं जो हमें करने हैं, तो गेट स्टार्टेड बैडमिंटन डेटा सेट, जिसमें हमारे कितने हैं 14 इंस्टेंस हैं, 14 डेज वाला डेटा है हमारा। ये रहा डेटा सेट और इस पे हम करते हैं क्लिक। अब लेट सी के वाला डेटा सेट मिलता है या नहीं मिलता। Okay, now let's find that particular data set. Badminton play, reply data set, okay. I think data set is not here available. भाई इधर डेटा सेट अवेलेबल नहीं है, तो अनफॉर्चुनेटली हमें क्या करना पड़ेगा, हमें बनाना पड़ेगा।
बनाने के बाद हमें इनके डमीज भी बनाने पड़ेंगे। सबसे बड़ा हमारे लिए डिसएडवांटेज इनके साथ, इन चीजों के साथ यही होता। और आप लोग क्या करना, आप लोग एक काम करना, आप लोग ना स्पेलिंग्स जरा चेक कर लेना, स्पेलिंग्स में कोई इशू तो नहीं है। कभी कभार क्या होता है ना, का स्पेलिंग चेंज होने से ना आपका एक डमी वेरिएबल एक्स्ट्रा क्रिएट हो जाता है। नाउ व्हाट आई विल डू, I have to make other variable। अगला जो वेरिएबल होगा गाइस वो क्या रहेगा, वो मेरा रहेगा सेकंड क्राइटेरिया। सेकंड क्राइटेरिया टेम्परेचर रहेगा। सो व्हाट आई विल डू, आई एम गोइंग टू कॉपी दिस होल स्टफ, आई एम गोइंग टू पेस्ट डाउन हियर, make a particular temp, and this unfortunately sometimes it happens that we don't find the actual data, and we have to adjust that particular data this way। इसको आप पता एक तरह से और कर सकते थे, मैं इसको एक लिस्ट में डाल देता, और या उस पर्टिकुलर लेके उस पर कंडीशन चला के उसको ना एक लिस्ट में भी अपेंड करा सकता था। बट वहां पर क्या होता, कंडीशन रॉन्ग हो जाती और वहां पर आपका स्पेसिंग आ जाती, और स्पेसिंग के कारण आपके जितने भी वेरिएबल्स थे वो सब क्या करते थे, अलग क्लास को डिफाइन कर लेते अपने अंदर। It is little bit tiny or little bit least stuff that we are doing right now, but in order to prove something we have to do all this stuff। So my second condition is also formed। Now I will be moving down towards third condition। guys एक बार ना स्पेलिंग चेक कर लेना हर एक कंडीशन में, ठीक है? आप लोग को विजिबल होगी स्क्रीन, आप लोग स्पेलिंग थोड़ा एक बार देख लेना ताकि स्पेलिंग में कोई ज्यादा इशू ना आ जाए। ओके, नाउ द थर्ड कंडीशन इज ह्यूमिडिटी।
Now the last instance of this particular dependent variable, और जो लास्ट इंस्टेंस है हमारे डिपेंडेंट वेरिएबल का वो क्या है, विंड की स्पीड. सो आई एम गोइंग टू कॉपी दिस. और इस विंड की स्पीड में गाइस आपको स्पेलिंग में एक दो बार देख लेना, क्योंकि last time when I was making this particular stuff, so there was a problem with that. देखो यहाँ पे देखो स्पेस आ गई. ये क्या होता है, ये बाय डिफॉल्ट उसमें स्पेस चल रहा था, तो यहाँ पर उसमें एरर आ जाता अगर हम उसके अकॉर्डिंग लेते अपनी एक्सेल फाइल के अकॉर्डिंग. Okay, now finally we will make a dependent variable, that is play. In the last class I will be copying down here. Paste. Okay. Finally I have make my all data available down here. So what I will do, I will just run this stuff. The data has been done finally, and now we'll print D. So when I'm going to print this particular D, I will be getting this stuff something like this. Okay, I have made the data according to this. Okay, now what I will do, I have to convert all these stuff into labels और dummies. ठीक है ना गाइस. तो हम एक काम करते हैं, हम अपना काम थोड़ा रिड्यूस करने के लिए, अपना काम रिड्यूस करने के लिए मैं क्या करता हूं, इनको लेवल में कन्वर्ट कर लेता हूं. ठीक है, अभी थोड़ी जल्दी के लिए, थोड़ा जल्दी करने के लिए मैं इनको लेवल में कन्वर्ट कर लेता हूं, डमीज में नहीं ले जा रहा. आप डमी में ले जा सकते हैं, मैं इनको लेवल में ले ले रहा हूं इन ऑर्डर टू रिड्यूस माय वर्क. सो ज्यादा एरर नहीं आता, थोड़ा सा एरर आएगा अगर आएगा तो, but that work is little bit fast. So what I will do, I will say from sklearn dot pre-processing import label encoder. और कल मैं आपको बताऊंगा वन हॉट एनकोडिंग और स्पार्स मैट्रिक्स के बारे में, क्योंकि कल मैं किसके बारे में बात करूंगा, टेक्स्ट क्लासिफिकेशन के बारे में बात करूंगा. So I'll say L equal to variable ये and so on, and I will say data. और अब हम एक काम करते हैं, अगर हमें लेवल एनकोडिंग करनी है तो हम ऐसे लिख सकते हैं, फॉर
I in D dot कॉलम्स, ठीक है। और इसमें हम क्या ले सकते हैं, डेटा, या हम लिख सकते हैं डी ऑफ आई इक्वल टू एल डॉट फिट ट्रांसफॉर्म डी ऑफ आई। ये सुन भाई, ये लिखा जा सकता है कि लिखा जा सकता है। अब एक काम करते हैं, हम प्रिंट करके देखते हैं डी को कि हमारा डेटा साइकिक लाइन के थ्रू लेवल एनकोड हुआ कि नहीं हुआ, इसके अकॉर्डिंग। हो गया डेटा कन्वर्ट 1010 में सारा। यस और नो? ओके, अब हम क्या करेंगे, हम अपनी कंडीशन लेके आएंगे जिस कंडीशन पे हमें बनाना था अपना डेटा। तो हम एक काम करते हैं, हम इसको कॉपी कर लेते हैं इस कंडीशन को यहां से, और इस कंडीशन को हम क्या करते हैं यहाँ पे पेस्ट कर देते हैं। ये है हमारी कंडीशन। अगर आपको एक्चुअल डेटा और रिस्पेक्टिव डेटा को एक साथ देखना है, तो आप क्या करोगे, आप एक काम करोगे, आपने जैसे ये करते और ये डेटा है, तो अब हम कंडीशन के अकॉर्डिंग मैच कर सकते हैं। जैसे हमने कहा कि यार जो मेरी पहली कंडीशन है वो आउटलुक है, और सनी आउटलुक के बेसिस पे क्या दे रखा है 2, तो हमें यहाँ से क्या करना पड़ेगा, इसको काउंट डाउन में करना पड़ेगा कि इसकी जगह लिखेंगे 2, ठीक है। टेम्परेचर है कूल, तो कूल टेम्परेचर कौन से इंस्टेंस पे लाई कर रहा है, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ और फिफ्थ पे। तो टेम्परेचर कूल कौन से इंस्टेंस पे लाई कर रहा है, फिफ्थ पे। तो देख ले यहाँ से फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ और फिफ्थ इंस्टेंस पे टेम्परेचर कूल डिपेंड फॉर 0। इसको क्या दिया होगा, 0 लेवल दिया होगा। ह्यूमिडिटी हाई और नॉर्मल है, यहाँ पे हाई है, तो ह्यूमिडिटी फर्स्ट वाले में क्या मेंशन करी गई है, 0, तो इसकी जगह क्या दे रखा है, 0, 200। और विंड स्पीड है स्ट्रॉन्ग, तो सेकंड वाले केस में स्ट्रॉन्ग विंड स्पीड है, तो विंड स्पीड है 0, ठीक है। तो विंड स्पीड इसने क्या कंसीडर करी है, 0। तो व्हाट आई विल डू, आई विल कंसीडर इट एज 0। ओके ना, ये आपका कंडीशन मिल गया कि आपको इस कंडीशन पे लेना है। अब आपके डेटा में दो पार्ट है, आप क्या करोगे, आप x को सेपरेट करोगे, आप लिखोगे डेटा डॉट ड्रॉप, और यू कैन डायरेक्टली से डेटा डॉट डी डॉट ड्रॉप, और इसके अंदर देंगे आप प्ले। सेम में y इक्वल टू डी ऑफ प्ले। भाई ये दो प्रोबेबिलिटी हो गई, ये कंडीशन दे दी आपने। अब जब कंडीशन आप प्रोवाइड कर चुके हैं, सो व्हाट यू विल फाइनली डू टू इट, आप एक काम करोगे, आप इसके लिए नेव बाइस यूज कर रहे हो। अब नेव बाइस एल्गोरिथम यूज कर रहे हो, नेव बाइस एल्गोरिथम में हम यूज करते हैं गॉसियन एनवी, गॉसियन नेव बाइस। पॉलिनोमियल नेव बाइस भी है आपके पास, तो आप वो भी, पर वो डिपेंड नहीं करती है। जो बाय डिफॉल्ट सबसे ज्यादा यूज होता है वो गॉसियन एनवी है। तो एस्केलन से इंपोर्ट करते हैं, फ्रॉम एस्केलन डॉट, यहाँ पे देखते हैं नेव बाइस कहां पर है, ये रहा नेव बाइस, और इससे इंपोर्ट कराते हैं गॉसियन एनवी। मॉडल किसका बनाते हैं हम, गॉसियन एनवी का मॉडल बनाते हैं। और गॉसियन एनवी के मॉडल बनाने के बाद हम क्या करते हैं, मॉडल को फिट करा देते हैं ओवरऑल डेटा पे। सो व्हाट आई विल से मॉडल डॉट फिट x, y. So I have done x, y here, and I have fitted the model on Gaussian NV. Okay. Now it is saying Gaussian, G-A. It is Gaussian, not Gaussian. Gaussian NV. Okay. Now what it is saying? It is saying that Gaussian. I have to change that condition spelling here also. Now x is not defined because I have given up here as capital.
X is not defined. X is defined here. I have to run this particular data again. Okay. Now, what happened? I have not defined the axis. मैंने एक्सेस डिफाइन नहीं करी थी गाइस, इसलिए पता क्या हो गया था, वहां पर आपका आंसर आया नहीं होगा। यहाँ पर देखो मैंने डायरेक्ट प्ले कर दिया, यहाँ मैंने उसको बताया नहीं कौन सी एक्सिस के अकॉर्डिंग भेजना है, तो कॉमा एक्सिस इज इक्वल टू 1। नाउ व्हेन आई रन दिस, नाउ इट हैज रन सक्सेसफुली, नाउ इट विल बी रन सक्सेसफुली। ये गॉसियन एन भी हो गया। अब हम क्या करते हैं, हम टेस्ट करते हैं अपने मॉडल। मॉडल टेस्ट करने के लिए बेसिक मतलब क्या रहेगा भाई, सिंपल सी बात है, आपको मॉडल टेस्ट करना है तो आप क्या करो, एक्स अंडरस्कोर टेस्ट बना लोगे, सिंपल एक्स में दे दिया टेस्ट वाली कंडीशन, ये गई कंडीशन 2,0,0 भाई, कंडीशन यही है। आप क्या कराओगे, आप कहोगे y अंडरस्कोर प्रेडिक्ट इक्वल टू मॉडल डॉट प्रेडिक्ट, और इसके अंदर क्या दे दोगे, x कॉमा एंड प्रिंट करोगे y अंडरस्कोर प्रोबेबिलिटी। इसके साथ एक चीज और होती है, जैसे आप इसमें निकालोगे, आप ये भी लिख सकते हैं, आप लिख सकते हैं मॉडल डॉट फिट प्रोबेबिलिटी x कॉमा एंड प्रिंट y अंडरस्कोर। इसका मतलब क्या होता है मैं वो भी आपको बताता हूं। पहले हमने क्या करा, इसको रन करा और यहाँ पे कंडीशन क्या आई, 0। अब आप क्या करोगे, मैच करोगे। मैच किससे करोगे, इस पर्टिकुलर डेटा से करोगे। भाई आपका जो फाइनल आउटकम प्ले और नो प्ले का जो ऑप्शन आ रहा है वो क्या आ रहा है, तो आपने इससे प्ले, नो प्ले मतलब 0, भाई प्ले नहीं होगा इसका मतलब 0 है, ये तो दिख भी रहा है, विजिबली भी हो रहा है, इक्वल टू यस मतलब 1, प्ले मतलब 1 और नो प्ले मतलब 0। तो ये मैं यहाँ क्या लिख सकता हूँ कि जो मेरा फाइनल आउटकम आया वो क्या आया, वो आया 0। इसका मतलब प्ले नहीं होगा। अगर 1 आता तो इसका मतलब क्या होता, प्ले होता। तो जो मैंने मैथमेटिकल निकाला था वो मैंने साइंटिफिक तरीके से प्रूव कर दिया। अब एक काम करते हैं, हम प्रोबेबिलिटी करते हैं। आपने जब प्रोबेबिलिटी को देखा तो यहाँ पे देखो क्या आई, दो चीज आई। एक प्रोबेबिलिटी क्या आई, यस की, और एक प्रोबेबिलिटी किसकी आई, नो की। बट यहाँ पे आपने देखा कि यार ये तो कंडीशन नो की है, इसका मतलब ये कंडीशन प्रोबेबिलिटी किसकी है, ये कंडीशन है नो की, और ये कंडीशन किसकी है, यस की। अभी तो बाय डिफॉल्ट हमारी जो थ्रेशोल्ड वैल्यू है वो कितनी होती, 0.5। बाय डिफॉल्ट जो थ्रेशोल्ड वैल्यू होती वो होती 0.5। बट याद है जब मैंने आपको सिखाया था कौन सा, क्लासिफिकेशन मॉडल, तो अगर आप इसकी वैल्यू चेंज करते हैं थ्रेशोल्ड की, तो अलग अलग थ्रेशोल्ड पे जो प्रोबेबिलिटी आती थी वो अलग अलग आती थी, और उसके बेसिस पे हम क्या कर सकते हैं, अलग अलग मॉडल कर सकते हैं, नहीं कर सकते। जस्ट गिव मी दैट पर्टिकुलर इंस्टेंस, यस और नो। अभी तो 0.5 से बड़ी कौन सी वाली के लिए, 0 की प्रोबेबिलिटी, इसलिए वो कहां चला गया, 0 वाली क्लास पे। और 0 वाली क्लास का मतलब क्या हो गया कि भाई उस दिन हमने प्ले नहीं करा था। दिस पर्टिकुलर थिंग इज क्लियर, दिस पार्ट इज क्लियर, यस और नो। तो अभी आपको समझ में आया कि हम नेव बेस्ड क्लासिफिकेशन कैसे अप्लाई करते हैं। भाई देखो मेथड सेम है, मेथड सेम है, एक्सटर्नल वर्किंग सेम है, बट इंटरनल वर्किंग ऑफ प्रोसीजर इज डिफरेंट। इंटरनल वर्किंग प्रोसीजर क्या है, डिफरेंट है, ठीक है। अब आपके माइंड में एक सवाल आया होगा, सर आप एक चीज बताओ, जैसे हम नॉर्मल सा हम तो कर लेते हैं, हमने ये लगा दिया, अगर हम सर किसी भी मॉडल को कंपेयर करना हो, भाई माइंड में बहुत अच्छा सवाल आया, मॉडल को कंपेयर करना हो तो कैसे करेंगे, भाई माइंड में आना चाहिए ना कि सर मॉडल को कंपेयर करना हो तो कैसे करेंगे। ओके, तो
आज की क्लास में हम और क्या देखते हैं, आज की क्लास में हम देखते हैं कि अगर हम एक पर्टिकुलर डेटा सेट पर 3 मॉडल बनाते और उन मॉडल की एक्यूरेसीज कंपेयर करके देखते कि कौन सा मॉडल उस पर्टिकुलर डेटा पे ज्यादा अच्छा काम कर रहा, तो हम ये बता सकते हैं कि हम उस डेटा के अकॉर्डिंग हम इस मॉडल पे जा सकते हैं। यस और नो? तो ओके, तो ये आप लोग एज अ होमवर्क लेना चाहते हो ये पर्टिकुलर स्टफ के एक पर्टिकुलर डेटा पे आप सेल्फ बनाओगे, या आपको यहाँ मैं आपको करके बताऊं? ये आप लोग की चॉइस है। ओके, चलिए हम करते हैं, हम एक मॉडल बनाते हैं और उस मॉडल के ऊपर अप्लाई करके देखते हैं। तो जैसा कि हम आप मॉडल बनाएंगे तो हमारे ओके, गिव यू हिंट। ओके, तो हिंट के फॉर्म में अगर मैं बात करूं, जैसे कोई केस है आपके पास, एक आई हैव अ केस, चलो मैं छोटे डेटा पे आपको एक अप्लाई करके दिखाता हूँ और आपको उसको किस पे अप्लाई करना होगा, एक काफी बड़े डेटा सेट पे, ठीक है? तो आपने अकॉर्डिंग डेटा टाइटेनिक का भी ले सकते हैं, या मैं एक चर्न रिडक्शन का डेटा शेयर कर दूंगा आज आपके साथ, टेलीकॉम इंडस्ट्री का डेटा है, मैं शेयर कर दूंगा, आप उस डेटा सेट के अकॉर्डिंग भी काम कर सकते हैं। सो लेट मी मेक डाउन दैट पर्टिकुलर डेटा सेट, जस्ट अ सेकेंड। आई थिंक यहाँ पर ये रहा डेटा। तो यहाँ पर गाइस देखिए, यहाँ पर मैं ये एड वाला ले रहा हूँ, आई एम टेकिंग दिस पर्टिकुलर सोशल एडवर्टाइजमेंट डेटा सेट। हाँ, एक्यूरेसी कैसे चेक करते होंगे? एक्यूरेसी कंफ्यूजन मैट्रिक्स से चेक करते हैं। इसकी एक्यूरेसी हम कंफ्यूजन मैट्रिक्स से चेक करते हैं। हर एक मॉडल की एक्यूरेसी कंफ्यूजन मैट्रिक्स से ही चेक होती है। या आप इसका स्कोर भी चेक कर सकते हो, स्कोर भी आपको एक हिंट दे देगा कि आपका डेटा कितनी अच्छी तरीके से ये सेटल डाउन कर रहा है। So what I am going to say, I am going to take this particular data, I am going to paste this data here, और ये जो डेटा है वो सोशल नेटवर्किंग का डेटा है। सोशल नेटवर्किंग मतलब जैसे नेटफ्लिक्स हुआ आपका, ठीक है? तो नेटफ्लिक्स ने क्या कही कि नेटफ्लिक्स ने हमें कोई डेटा दिया, नेटफ्लिक्स ने कहा यार हमारे पास एक ऐसा इंस्टेंस है जहां पर हमारे पास पर्सन है, पर्सन की एज है और पर्सन की एस्टिमेटेड सैलरी है, और मैं ये जानना चाहता हूं कि पर्सन मेरा प्रोडक्ट खरीदेगा या नहीं खरीदेगा। तो आपको एक मशीन लर्निंग मॉडल बनाना है और एक फाइनल बताना है कि पर्सन हमारा प्रोडक्ट खरीदेगा या नहीं खरीदेगा, बेसिस अपॉन दिस पर्टिकुलर एस्टिमेटेड सैलरी, एज एंड जेंडर। तो आपके माइंड में आया होगा कि सर पहले इस डेटा को इंपोर्ट तो कर लें। तो हम इसकी फाइल पर गए, इसकी फाइल पाथ ले लिया। अब एक काम करा, वर्किंग डायरेक्टरी कहां पर सेट कर लिया? अपने डेस्कटॉप पर। और यहां पर क्या करा, एडवर्टाइजमेंट मॉडलिंग करी। मींस ये डेटा कौन सा है? एडवर्टाइजमेंट का। और किस तरह से करा आपने? ये लिखा, आप सबसे पहले आपने लिखा इंपोर्ट pandas as pd, import numpy as np, and data equal to pd dot read underscore csv, and I am going to delete all this stuff। ये हो गया, इसको रन करा दिया, ये रन हो गया। अब एक काम करते हैं, इसमें दो लाइब्रेरीज, एक लाइब्रेरी इंपोर्ट कर लेते हैं, इंपोर्ट numpy, सॉरी इंपोर्ट मैट प्लॉट lib.pyplot as plt, and import cbon as sns। ये हो गया।
ओके, आई एम गोइंग टू प्रिंट डेटा डॉट हेड। डेटा डॉट हेड करा तो मुझे पता पड़ा इस डेटा में नंबर ऑफ कॉलम्स है। उन कॉलम्स के बेसिस पे देखा तो मैंने पता करा जो यूजर आईडी है वो मेरा इररेलेवेंट है, तो मैं उसको क्या करूंगा, पॉप कर दूंगा, डेटा डॉट पॉप, और यूजर आईडी को क्या कर दूंगा, पॉप कर दूंगा। ये मैंने पॉप कर दिया। उसके बाद क्या करूंगा, उसके बाद करूंगा कि यार मुझे डेटा में से कोई मिसिंग वैल्यू तो नहीं है, तो डेटा डॉट इज नल, ये सारा डेटा क्लीनिंग स्टफ चल रहा है, डॉट सम। भाई एस्टिमेटेड सैलरी और दोनों में है, तो हम एक काम करते हैं, मैं मॉडल बना रहा हूं तो मैं मॉडल को अभी क्या करता हूं, मैं इसमें इसका डिस्ट्रीब्यूशन देख लेता हूं, डेटा एज वाले का डॉट प्लॉट डॉट हिस्ट, इसका डिस्ट्रीब्यूशन गाइस कैसा है जरा बताओ हाउ द डिस्ट्रीब्यूशन इज। यूनिफॉर्म, ओके। इसका डिस्ट्रीब्यूशन कैसा है गाइस, मतलब इसको मैं किससे फिलअप कर सकता हूं, मीन से, इसको किससे करूंगा, मीडियन से। तो व्हाट आई विल से डेटा एज डॉट फिल इन, इससे डेटा के अंदर जो एज वाला कॉलम है डॉट मीन कॉमा इज इक्वल, सॉरी, इन प्लेस इक्वल टू ट्रू। ये हो गया डेटा, और इसके अंदर कौन सा वाला, एस्टिमेटेड सैलरी, फिल इन डेटा कॉमा इन प्लेस इक्वल टू ट्रू। भाई ये दोनों आपने कर लिया और इसको क्या करा, रन कर दिया, ये दोनों डेटा फिलअप हो गए। अब अगर जब फिलअप हो गए तो आपके माइंड में आया कि चलो सर फिलअप हो चुके हैं, तो हम एक काम करते हैं, हम अपने y को अलग कर लें, x को अलग कर लें, बट उसको करने से पहले मैं क्या करूंगा, डेटा डॉट इन्फो करूंगा, और इस इन्फो में देखूंगा कि मेरा ऑब्जेक्ट टाइप कौन है और नॉन ऑब्जेक्ट टाइप कौन है। तो ऑब्जेक्ट टाइप मेरा जेंडर है बस, तो मैंने जेंडर की डमी बना ली, मैंने लिखा जेन इक्वल टू पीडी डॉट गेट अंडरस्कोर डमीज। हाँ मैंने मीडियन फिलअप कर दिया, क्योंकि देखो यहाँ पे जो ये वाला है ना डेटा आपका, ये बेल शेप में नहीं आ रहा है, ये देखो जरा बेल शेप में, देखो पहला तो बेल शेप में आ रहा है, बट ये बेल शेप में कहाँ आ रहा है। भाई ये तो कैसा है, राइट स्क्यू डेटा है ना। ओ सॉरी, मैंने मीडियन से फिलअप नहीं करा, फिल भी हो गई वो। पी डॉट गेट डमीज, और डमीज बनाने के बाद मैं क्या करूंगा, डमीज किसकी डमी बनाने, डेटा में से कौन से वाले की, जेंडर की, और इसकी करते हैं डेटा डॉट हेड करके देख लेते हैं, ताकि पता पड़ जाए जो डमी बनी है वो किसकी बनी है। डमी ये बनी, अब हमें कौन सा रखना है, आपने कहा सर मेल रख लेते हैं, तो हमने क्या करा, जेन डॉट पॉप, फीमेल वाले को पॉप कर दिया, और आप इसको सफिक्स भी लिख सकते थे, पता, सफिक्स भी बना सकते थे आप इसको, कॉमा, एक सेकंड मैं यहाँ पे आता हूँ, मैं लिखता हूँ पीडी डॉट गेट अंडरस्कोर डमीज, शायद मैंने आप लोग को सफिक्स लगाना सिखाया भी था, यस और नो, प्रीफिक्स सेपरेटर, और प्रीफिक्स क्या रहेगा और प्रीफिक्स का सेपरेटर क्या रहेगा। तो हमने काम करा, हम यहाँ पे आए, हमने यहाँ पे लिखा कॉमा प्रीफिक्स इक्वल टू जेंडर, और जेंडर में मैं काम करता हूँ कॉमा प्रीफिक्स
सेपरेटर, जो प्रीफिक्स सेपरेटर है वो मेरा क्या रहेगा, वो मेरा रहेगा अंडरस्कोर। ठीक है, तो मैं काम करता हूं, मैं इसमें रन कराता हूं। जब मैंने रन कराया तो देखो ये आ गए। अब मैंने क्या करा, कौन सा वाला कॉलम हटाना है, तो मैंने लिखा जेंडर अंडरस्कोर फीमेल वाला हटा दो। ओके, फीमेल वाला हटा दिया, ये हट गए फीमेल वाले सारे, आपका केवल मेल वाला बचा। ओके, तो आप क्या कहोगे, आप डेटा में इसको कॉन्केटनेट कराओगे, आप लिखोगे pd डॉट कॉन्केट डेटा डॉट किसके साथ, जेन के साथ, कॉमा एक्स इज इक्वल टू 1। नाउ आप क्या करोगे, डेटा डॉट पॉप, और पॉप में क्या कर दोगे, जेंडर पॉप कर दोगे, और फाइनली क्या करोगे, प्रिंट करोगे डेटा को डॉट हेड। पता करने के लिए आपका डेटा आया नहीं आया, जहां मेल होगा वहां पे 1 हो जाएगा, जहां पे फीमेल होगा वहां पे 0 हो जाएगा। ये हो गया। अब फाइनल डेटा रन करा दिया, देखो ये हो गया, फाइनल बन गया। आप क्या करोगे, अब निकालोगे आप y और x। तो y में मेरा क्या आ गया, कैपिटल Y में परचेज वाला। सो व्हाट आई एम गोइंग टू से, आई एम गोइंग टू से परचेज। एंड x में क्या जाएगा, x में जाएगा डेटा डॉट ड्रॉप, और इसके अंदर जाएगा परचेज वाला, कॉमा x इज इक्वल टू 1। तो ये आपने क्या करा, y और x सेपरेट कर दिया। अब आपके पास सिंगल डेटा है, उसको ट्रांसफॉर्म करना है, तो आप डेटा को स्प्लिट, ट्रेन टेस्ट स्प्लिट कराएंगे, हम लिखेंगे फ्रॉम sklearn डॉट मॉडल सिलेक्शन इंपोर्ट ट्रेन टेस्ट स्प्लिट x अंडरस्कोर ट्रेन कॉमा x अंडरस्कोर टेस्ट कॉमा y अंडरस्कोर ट्रेन कॉमा y अंडरस्कोर टेस्ट इक्वल टू, ये ट्रेन टेस्ट स्प्लिट वाला हमने डेटा लिया, x कैपिटल X कॉमा कैपिटल Y कॉमा। अब देखो बाय डिफॉल्ट हम ले रहे हैं, बाय डिफॉल्ट हम क्या ले रहे हैं, रैंडम स्टेट की वैल्यू कुछ भी ले सकते हो। अभी मैं क्या ले रहा हूं, मैं बाय डिफॉल्ट डेटा ले रहा हूं, डिफॉल्ट डेटा ले रहा हूं, जिसमें से x की वैल्यू कितनी रहेगी, सॉरी ट्रेन की वैल्यू रहेगी इसमें 75% और टेस्ट की वैल्यू कितनी रहेगी 25%। क्योंकि देखो मैंने यहाँ पे कोई भी रैंडम वो नहीं दिया, टेस्ट साइज नहीं दिया, दिख भी रहा होगा आप लोग को, टेस्ट साइज मैंने यहाँ पे कुछ नहीं दिया। मैं क्या करता हूँ, इसको रन करा देता हूँ, ये रन हो गया। ओके, तो आपने क्या करा, आपने बाय डिफॉल्ट इसको रन करा दिया। ओके, अब ओके माइंड में एक चीज आई, सर हमने ये रन तो कर दिया, ओके, बट सर हम आज तीन लॉजिस्टिक रिग्रेशन, सॉरी तीन क्लासिफिकेशन मॉडलिंग जानते हैं। एक है लॉजिस्टिक रिग्रेशन, दूसरी को हम कहते हैं नेव बाइस, और जो तीसरी है वो है KNN। ठीक है, तो हम क्या सर, हम कौन सी इस पे अप्लाई करें, तो हम एक काम करते हैं, तीनों अप्लाई करते हैं, तीनों के एक्यूरेसी देखेंगे और उन एक्यूरेसी को ट्यून करके देखेंगे कि हाइपर पैरामीटर ट्यूनिंग कैसे करते हैं वो भी देखेंगे, ग्रिड सर्च में आपको सिखाऊंगा, और के फोल्ड क्रॉस वैलिडेशन सिखाऊंगा भी। ठीक है, वो आएगा कल, देख लेंगे उसको। और तो अभी हम देखते हैं कि इस पे मॉडल कैसे बनाएंगे। तो मॉडल बनाने, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, अपने मॉडल को इंपोर्ट कर लेंगे, तीनों अलग अलग मॉडल है हमारे। तो व्हाट आई विल से, अब come up here and say data, I will say I first I have model, कितने मॉडल है, 3। तो सबसे पहला मॉडल है लॉजिस्टिक रिग्रेशन, सो आई विल से इंपोर्ट sklearn डॉट linear model, linear underscore model. I will say import and I will say logistic regression. Okay, and I will say model 1 equal to, और किसके इक्वल कर दूंगा, इस लॉजिस्टिक रिग्रेशन की इक्वल। ये मेरा मॉडल 1 हो गया।
एक काम करते हैं, मॉडल 1 की जगह इसको कर देते हैं LR। LR स्टैंड फॉर लॉजिस्टिक रिग्रेशन। दूसरा मॉडल फ्रॉम sklearn डॉट नियरेस्ट नेबर इंपोर्ट के नेबर्स क्लासिफायर। यस, जब y कॉन्टिन्यूस होगा तो आप रिग्रेशन अप्लाई करेंगे, और रिग्रेशन में आपका डिसीजन ट्री भी अप्लाई करता है, SVM भी अप्लाई करता है। बताऊंगा कैसे अप्लाई करता है। जो क्लासिफिकेशन में कुछ मॉडलिंग है ना, वो वहां पर भी अप्लाई कर जाती है। कौन कौन सी अप्लाई होती है वो मैं आपको बताऊंगा। मैं इसे kn इक्वल टू k नियरेस्ट नेबर का मॉडल बनाया। ये मॉडल है। अब लिखा फ्रॉम sklearn डॉट नेव बाइस इंपोर्ट गॉसियन नेव बाइस। कैसे लिखा? नेव बाइस इक्वल टू गॉसियन एनबी, एंड गॉसियन एनबी को मैंने यहाँ पे ये कर दिया, एंड फाइनल गॉसियन एनबी का मॉडल। अब क्या करूंगा, अपने मॉडल्स को क्या कराऊंगा, ट्रेन कराऊंगा। तो ट्रेन कराऊंगा LR डॉट फिट। फिट के अंदर दे दूंगा x, y, x, y। दूसरा कराऊंगा kn डॉट फिट, उसमें क्या दे दूंगा x, y। तीसरा मॉडल कराऊंगा nb डॉट फिट, इसमें करा दूंगा x, y। भाई ये सारे मॉडल मैंने क्या करा दिए, रन करा। ओके भाई, इसको तो रन करा ही नहीं था, बस लिख दिया था केवल। वी विल वेट सो दैट हमारे मॉडल इनिशिएट हो जाए। हमारे मॉडल इनिशिएट हो गए। अब हमारे मॉडल क्या हो गए, रन हो गए। मॉडल रन हो गए। अब क्या करना पड़ेगा, मॉडल के टेस्ट करना पड़ेगा हर एक चीज को। तो हमने क्या करा, हमने इसकी प्रोबेबिलिटी निकाली। प्रोबेबिलिटी कैसे निकालेंगे गाइस? ओ माय गॉड, मेरे को तो दिक्कत हो गई। मुझे क्या करना था, मुझे ट्रेनिंग और टेस्टिंग के बेसिस पे करना था। सो x अंडरस्कोर ट्रेन और y अंडरस्कोर ट्रेन। मुझे इसके बेसिस पे ट्रेनिंग कराना है ना, मेरे पास पूरा डेटा नहीं है। मेरे पास डेटा ट्रेन और टेस्ट के फॉर्म में। तो व्हाट आई विल डू, आई विल मेक माय मॉडल अकॉर्डिंग टू दैट। ये मेरे मॉडल हो गया। ओके, अब मॉडल को क्या कराएंगे, अब मॉडल की करते हैं टेस्टिंग। how will I do, I will say y underscore predict। और ये प्रिडिक्शन किसके बेसिस पे, तो y अंडरस्कोर LR इक्वल टू LR डॉट प्रिडिक्ट x अंडरस्कोर टेस्ट। ओके, y अंडरस्कोर kn इक्वल टू kn डॉट प्रिडिक्ट x अंडरस्कोर टेस्ट। y अंडरस्कोर nb इक्वल टू nb डॉट predict x underscore test। So what I will do, I will just run this stuff। ये डेटा रन हो गया। अब क्या कराएंगे, हम कंफ्यूजन मैट्रिक्स निकालेंगे हर एक के लिए। ठीक है, तो कंफ्यूजन मैट्रिक्स निकालने के लिए लिखूंगा फ्रॉम sklearn डॉट मैट्रिक्स इंपोर्ट एक्यूरेसी स्कोर कॉमा कंफ्यूजन मैट्रिक्स। आई विल से प्रिंट। अब एक काम कर सकता हूं, मैं सबकी एक्यूरेसी अलग अलग निकाल देता हूं। तो एक्यूरेसी किसके लिए, LR के लिए है। ये एक्यूरेसी किसके लिए, आपके NB के लिए, KN के लिए है। और ये एक्यूरेसी आपकी किसके लिए है, NB के लिए है। ठीक है, कंफ्यूजन मैट्रिक्स निकाल सकते हैं हम, प्रिंट लिख सकते हैं, और यहाँ पे लिख सकते हैं कंफ्यूजन अंडरस्कोर मैट्रिक्स। और इसके अंदर हम क्या दे सकते हैं, सबसे पहला y अंडरस्कोर टेस्ट कॉमा y अंडरस्कोर LR। ये LR वाले के लिए कंफ्यूजन मैट्रिक्स रहेगी।
तो सबसे पहले मैं इसको रन करता हूं। ओके, स्पेलिंग में थोड़ी इशू हो गया था। ये रन हो गया। ये एलआर के लिए कंफ्यूजन मैट्रिक्स। ओके, नाउ इट इज कंफ्यूजन नॉट कंफ्यूजन। ओके, कंफ्यूजन। ओह माय गॉड, व्हाट हैपेंड हियर। लॉजिस्टिक रिग्रेशन ने जो कंफ्यूजन मैट्रिक्स निकाल के दी है वो तो कुछ ये निकाल के दी है जिसके अकॉर्डिंग डिफाइन क्या हो रहा कि यार ये तो सही तरीके से प्रिडिक्ट भी नहीं कर पा रहा। देख रहे हो? ओके, मतलब इसकी एक्यूरेसी काफी बताएगी चीजें कैसी है कैसी नहीं है। तो हम एक काम करते हैं, हम एक्यूरेसी लेते हैं। एक्यूरेसी बहुत सारी चीजें बता देती है मॉडल की, मॉडल कितना अच्छा काम करेगा। हम एक काम करते हैं, हम इसको कैसे लिखेंगे, हम लिखेंगे एक्यूरेसी, एक्यूरेसी स्कोर, और इसमें ले लेते हैं एक्यूरेसी स्कोर। कैसे, हम एक काम करते हैं, एक एक्यूरेसी की लिस्ट बना लेते हैं। भाई ये स्टफ ना करने से बेटर हम एक एक्यूरेसी की लिस्ट बना लेते हैं और उसमें क्या करेंगे, एक लूप चलाएंगे फॉर आई इन, कितने पे लूप चलाना पड़ेगा गाइस? 3 बार तो चलाना पड़ेगा ना, क्योंकि हर के लिए एक चाहिए तो, और हर के लिए अलग मॉडल चाहिए। तो ये पॉसिबिलिटी सिंपल मॉडल पे हो पाती, इस पे तो नहीं हो पाएगी। सो व्हाट आई विल डू, I will directly go up here and say paste y underscore test comma y underscore lr control v y underscore test comma y underscore kn control v y underscore test comma y underscore n। भाई ये आपने करा और आपने क्या करा, इनको रन करा दिया। ये रन हो गए। ओके, अब इसका ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन देखने के लिए एक्यूरेसी का आपने क्या करा, आपने या तो डेटा फ्रेम बना लें, तो एक्यूरेसी इक्वल टू पीडी डॉट डेटा फ्रेम। डेटा फ्रेम के अंदर सबसे पहले मैंने क्या करे, मॉडल्स, और मॉडल यहाँ पे मैंने डिफाइन करे। सबसे पहला है मेरा लॉजिस्टिक, दूसरा जो है वो मेरा है KNN, और जो तीसरा है वो मेरा है NB, कॉमा। नाउ यू विल से एक्यूरेसी, एक्यूरेसी क्या आई, ये आई एक्यूरेसी अंडरस्कोर LR कॉमा एक्यूरेसी अंडरस्कोर KN कॉमा एक्यूरेसी अंडरस्कोर NB कॉमा। भाई आपने ये पैरामीटर्स यहाँ पे दे दी और प्रिंट किसको करा दिया, एक्यूरेसी। तो आपको ये पता पड़ जाएगी कि यहाँ पर जो डेटा आ रहा है वो किस फॉर्मेट का आ रहा है। तो आपने इसको रन कर दिया और आपका जो आंसर आया वो ये आया। सबसे अच्छी किससे आ रही है, KNN और नेप बाई से कितने अच्छी आ रही, 90%। तो आप क्या करोगे, आप फाइनल जो मॉडल कह दोगे, देखो अभी मॉडलिंग कंप्लीट नहीं हुई, ये इंटरमीडिएट स्टेज है। मॉडलिंग तब कंप्लीट होगी जब हम इसमें फाइन ट्यूनिंग कर लेंगे, और फाइन ट्यूनिंग और ग्रिड सर्च और ये वाला पार्ट मैं आपको कल करवाऊंगा। बट आज हमने अभी क्या देख रहे हैं, अभी हम बेसिक देख रहे हैं कि एक्यूरेसी हमारी सबसे ज्यादा किसकी आई। आपने देखा साहब, नेव बेस की सबसे ज्यादा आई एज कंपेयर टू KNN, और लॉजिस्टिक, लॉजिस्टिक तो सर इस केस में बिल्कुल घटिया हो गया। और अगर आपको इसको पर्टिकुलर ग्राफ के फॉर्म में करना है तो आप क्या लिख सकते हैं, PLT डॉट फिगर, यहाँ पे लिख सकते हैं फिक्स साइज इक्वल टू, आपने दे दिया 10, आपने दे दिया 8,8 का PLT डॉट डॉट, और यहाँ पे x देना है। तो x में आपने क्या दिया, x में आपने ये डेटा दिया। तो मैं काम करता हूँ, मैं इसको लेता हूँ ये पूरा, कंट्रोल C कंट्रोल V equal to, and I am taking this particular block up here,
एक्स में आप दे देंगे मॉडल, वाई में दे देंगे आप एक्यूरेसी, यहाँ पे आप विड्थ भी दे सकते थे, विड्थ इक्वल टू, विड्थ साइज दे सकते, वो तो मैंने आपको बता ही रखा है कैसे दे सकते हैं। आप इसमें लेबल भी दे सकते थे। अभी मैं plt डॉट टाइटल ले रहा हूँ, यहाँ पे कर देता हूँ मॉडल एक्यूरेसी चार्ट plt डॉट एक्स लेबल, यहाँ पे लिख देता हूँ मॉडल्स, और plt डॉट वाई लेबल, यहाँ पे लिख देता हूँ एक्यूरेसी, और plt डॉट लीजेंड्स भी करा सकते थे, अगर लेबल देता तो लीजेंड्स कराता। एक सेकेंड, what it is saying, it is saying that name accuracy is not defined. Okay, it will run. अब यहाँ पे देखो गाइस, आपको दिख रहा होगा जो हमारा ग्राफ है वो इंक्रीज ही कर रहा है एज कंपेयर टू लॉजिस्टिक और KNN से। तो अब आप ये कह पाओगे कि KNN सर इसमें ज्यादा अच्छी तरीके से काम करेगा एज कंपेयर टू लॉजिस्टिक रिग्रेशन, कि KNN में जो हमारी ट्रू पॉजिटिव और फॉल्स पॉजिटिव, यस वी हैव टू कैलकुलेट प्रिसीजन, वी हैव टू कैलकुलेट एक्यूरेसी स्कोर, वी हैव टू सेट द पैरामीटर आल्सो, पैरामीटर सेट करना पड़ेगा, बहुत सारी जो भी इंस्टेंस मैंने अभी आपको सिखाया ना, आपको सब अप्लाई करना पड़ेगा, तब जाके आप फाइनल मॉडल कंपेयर करोगे। सिंपल सी बात है, अभी तो थ्रेशोल्ड वैल्यू 0.5 है ना, थ्रेशोल्ड वैल्यू को चेंज कर दे, लॉजिस्टिक की अच्छी आ जाए और नेव बेस की बेकार हो जाए। अभी कंडीशन कौन सी पे, अब ये बाय डिफॉल्ट एक्यूरेसी आई है 50% थ्रेशोल्ड पे। अगर मैं यहाँ पे लिख दूं आप लोग के लिए, जो आपकी थ्रेशोल्ड वैल्यू है, जो आपकी टीवी है, वो क्या है गाइस, वो 50% है। 50% पे जो एक्यूरेसी आ रही है वो ये है। ये पार्ट क्लियर हो रहा है? दिस पॉइंट इज क्लियर? नहीं सौरभ, आपको ना प्रिसीजन और कंफ्यूजन मैट्रिक्स आपको नेव बेस के लिए भी निकालनी पड़ेगी और KNN के लिए भी निकालनी पड़ेगी, केवल लॉजिस्टिक के लिए नहीं निकालोगे। अब क्या होता है, पढ़ाने के लिए हम लोग क्या करते हैं, एक लॉजिस्टिक के बेसिस पे आपको बताते हैं कि क्लासिफिकेशन मॉडल इस तरह से ट्रीट करते हैं, बट क्लासिफिकेशन मॉडलिंग में आपका लॉजिस्टिक भी आता है, सपोर्ट वेक्टर मशीन भी आता है, KNN भी आता है, DT भी आता है और NB भी आता है। तो आपको उसके लिए भी क्या निकालनी पड़ेगी, कंफ्यूजन मैट्रिक्स। तो चलिए हम क्या करते हैं, हम कंफ्यूजन मैट्रिक्स निकालते हैं तीनों के लिए। तो हमने क्या लिया, कंफ्यूजन मैट्रिक्स वाला ये ब्लॉक लिया, इसको लिया कॉपी, कंट्रोल C। अब एक काम करा, तीनों के लिए कंफ्यूजन मैट्रिक्स निकाली यहाँ पे ये, ठीक है। तो हमें एक काम करा, मैंने यहाँ पे लिख दिया प्रिंट, और इसके अंदर जो ये वाला जब पैरामीटर दे दिया, कंट्रोल C और कंट्रोल V। तो जरा ये देखो, जब हम इसको रन कराएंगे तो, जस्ट अ सेकेंड, एक मुझे और क्लोज करना था। ये किसके लिए गाइस, ये आपका जो कंफ्यूजन मैट्रिक्स है वो लॉजिस्टिक रिग्रेशन के लिए है, ठीक है। और लॉजिस्टिक रिग्रेशन के लिए होने के कारण देखो यहाँ पे जो एक्यूरेसी वो काफी कम आई, और एक्यूरेसी कम आने के लिए देखो यहाँ पे 0-0 हो गया ना दोनों में। लेट मी मैक्सिमाइज दिस पर्टिकुलर ब्लॉक, मैं इस ब्लॉक को मैक्सिमाइज कर देता हूं तो आप लोग को ज्यादा आसानी तरीके से दिखने लगेगा। जरा ये देखिए, यहाँ पर देखिए दोनों में 0-0 हो गया, ये 0-0 आ रहा है। इसका मतलब क्या है कि भाई जो कंफ्यूजन मैट्रिक्स निकली है उसमें ट्रू पॉजिटिव रेट और फॉल्स पॉजिटिव रेट सही तरीके से प्रिडिक्ट नहीं हुआ होगा। वहीं अगर मैं बात करूं किसकी, NB की या KNN की, ये किसके लिए है, ये KNN के लिए है। तो KNN में क्या कर दूंगा, इसको KN कर दूंगा। KNN में बात करूं तो ये किसकी है, देखो KNN में देखो यहाँ पर बिल्कुल सही तरीके से वो क्लासीफाई कर पा रहा है
कितने ट्रू है, कितने पॉजिटिव है, कितने फॉल्स हैं। अब जब मैं प्रिंट करूंगा आखिरी की बात, इसकी नेव बाइस की, और इसको क्या कर दूंगा, इसको एन भी कर दूंगा। तो जरा ये देखो, और हमारा अब आप सिंपल सी एग्जांपल देखो, मैंने 3 कंफ्यूजन मैट्रिक्स बनाए, एक लॉजिस्टिक रिग्रेशन के लिए, एक KNN के लिए, और एक किसके बनाई, नेव बाइस के लिए। अगर मैं कहता हूं ये मेरा 1 है और ये मेरा 1 है, ये मेरा 0 है और ये मेरा 0 है, तो मेरा ऑब्जेक्टिव सबसे अच्छा मॉडल कौन, मेरा सबसे अच्छा मॉडल वो मॉडल है जो 1 को 1 क्लासिफाई करे और 0 को 0 क्लासिफाई करे। बट सर यहां तो वो क्लासिफाई नहीं कर पा रहा 0 को, इसका मतलब क्या है, 1 को तो बहुत अच्छा समझा बट 0 को समझ नहीं पाया, इसका मतलब ये मॉडल तो बेकार है। ठीक है, उसके बाद मैं किस पे आया, मैं इस पे आया, मैंने कहा यार ये 1 को अच्छी तरीके से समझे, 0 को अच्छी तरीके से समझे। देखो 1 0 एंड दिस इज ऑल्सो 1 0, और यहां देखो वेरिएशन हो रहा है, यहां पर इसमें भी वेरिएशन है और इसमें भी वेरिएशन है, और यहां पर 0 वाले आ गए, बट ये मॉडल तो है बट उतना अच्छा नहीं है, तो ये मॉडरेट मॉडल हो गया, ये मॉडरेट हो गया। ठीक है, बट यहां देखो ये इसमें क्या हुआ, इसकी वैल्यू भी डिक्रीज हो रही है और इसकी भी वेरी है। क्यों, क्योंकि यार इसमें एक्यूरेसी भी तो 90% आ रही थी ना। तो हम क्या कह सकते हैं कि सर जो नेव बाइस है इस पर्टिकुलर डेटा के लिए जो हमने बनाया, वो नेव बाइस अभी 50% थ्रेशोल्ड पे सबसे अच्छा काम कर रहा है। तीनों कंफ्यूजन मैट्रिक्स से आप बता सकते हो, आप प्रिसीजन निकालोगे, आप रिकॉल निकालोगे, सेंसिटिविटी कैलकुलेट करोगे, स्पेसिफिसिटी कैलकुलेट करोगे, और यही रीजन होता है जो मॉडलिंग होती है ना किसी भी मशीन लर्निंग कंपनी में, वो 1 दिन की नहीं होती है, 15 मिनट्स की नहीं होती, 20 मिनट्स की नहीं होती, वो जाती है नियर अबाउट 1 मंथ, 1.5 मंथ, हाफ मंथ, नियर अबाउट इतना जाता है। क्यों, क्योंकि वहां पे आपको एक पूरा दिन, 2 पूरे दिन किस में लग जाते हैं भाई, एक ही मॉडल पे काम करते में हो जाता है, उस मॉडल को सही करने में टाइम लग जाता है। इसलिए हम क्या करते हैं, हम अपने डेटा को ऐसा रखते हैं थोड़ा छोटा अभी, ताकि आप लोग को समझा पाए। ये पॉइंट क्लियर हुआ गाइस कि नेव बेस इसमें ज्यादा अच्छी तरीके से काम करता है। हमने कंफ्यूजन मैट्रिक्स से भी देख लिया और एक्यूरेसी चार्ट से भी देख लिया। एक्यूरेसी चार्ट हमारा क्या आया, कुछ ये आया। तो ये वाला पॉइंट क्लियर, ओके, देख लो जरा, ये वो आ गया था एक्यूरेसी चार्ट, और एक्यूरेसी चार्ट के बाद हमने थ्रेशोल्ड वैल्यू के अकॉर्डिंग क्या बना लिया, ये चार्ट। ठीक है, तो आपका होमवर्क क्या रहेगा, आपका होमवर्क रहेगा, मैं एक डेटा शेयर करूंगा आपके साथ, ठीक है, उस डेटा के ऊपर आपको क्या लगाने हैं, यही चीजें लगाने हैं। कौन सी, तीनों कंडीशन लगाने और बताने कौन सा मॉडल उस पर बहुत अच्छा फिट करेगा। ओके, अच्छा ये आपने किस पे देखा, ये सिंपल एडवर्टाइजमेंट डेटा सेट पे देखा ना। ओके, मैं काम करता हूं, मैं देखो गाइस एडवर्टाइजमेंट डेटा सेट तो एक डेटा सेट हो गया, मैं काम करता हूं, मैं इसी को थोड़ा और चेंज करने के लिए मैं क्या करता हूं, जो टाइटेनिक वाला डेटा सेट था ना, हम उस पर लगा के देखते हैं उस पर कौन से पे सबसे अच्छी आएगी। ठीक है, तो 2 हो जाएंगे आपके पास। सो आई विल कमिंग डाउन हियर, और मैं यही कंडीशन किस पे लगा रहा हूँ गाइस, टाइटेनिक डेटा सेट पे। तो टाइटेनिक डेटा सेट पे कंडीशन लगाने के लिए मुझको क्या चाहिए होगा, कंडीशन चाहिए होगी। तो कंडीशन कहां से लेके आऊंगा, मेरे पास ऑलरेडी क्लियर बिल्कुल क्लीन डेटा तो रखा ही है। जस्ट लेट मी कॉपी दिस पर्टिकुलर कोड फ्रॉम हियर। I am copying this particular code from here and I paste that particular code here. ये मेरा टाइटेनिक वाला डेटा सेट था, ठीक है। तो टाइटेनिक वाले डेटा सेट को मैंने क्या करा, इंपोर्ट कर लिया, और इस टाइटेनिक डेटा सेट में मैं क्या करने वाला हूँ, मैं यही वाला मॉडल अप्लाई करने वाला हूँ। सो आई विल रन दिस, टाइटेनिक डेटा आ गया। टाइटेनिक डेटा को पूरा क्लीन कर लेते हैं, क्लीनिंग वाला पार्ट आई विल नॉट कवर क्योंकि वो हम पहले भी कई बार कर चुके हैं।
will separate my x comma y. I will divide my train test into this particular part. Okay. अब गाइज ये हमारा हो गया ट्रेनिंग और टेस्टिंग. अब क्या करेंगे, अभी हमने ऊपर मॉडल बनाए हैं, डिफरेंट टाइप के ऊपर मॉडल बने हुए हैं, तो उन मॉडल में क्या करेंगे, हम आएंगे उन मॉडल को कॉपी कर लेंगे ऊपर से. सो आई हैव टेकन दिस पर्टिकुलर ऑल मॉडल फ्रॉम हियर. ये मॉडल मैंने ऊपर से ले लिए, 3 मॉडल है, तीनों मॉडल को कॉपी कर लिया, और तीनों मॉडल को कॉपी करने के बाद यहाँ पर क्या कर दिया, पेस्ट कर लिया. अब आप जानते हो सिंपल सी बात है यार, तीनों मॉडल है, उसमें x अंडरस्कोर ट्रेन और y अंडरस्कोर ट्रेन तो सेम ही है, तो उसमें तो कोई इशू आने नहीं है. तो हमने क्या करा, तीनों मॉडल को फिट करा लिया, तीनों मॉडल फिट हो गए, तीनों मॉडल को टेस्ट करा लिया. टेस्ट कराने के बाद हमने क्या करा, उनको एक्यूरेसी निकाल के देखा, भाई टाइटैनिक वाले डेटा सेट में क्या एक्यूरेसी आएगी. तो देखो टाइटैनिक वाले डेटा सेट में आपका नेव बाइस और लॉजिस्टिक नियर अबाउट सेम एक्यूरेसी पे आ गए हैं, जबकि KNN कम हो गया, जबकि इससे पहले वाले डेटा पे आपका KNN लॉजिस्टिक से ज्यादा था और नेव बाइस लॉजिस्टिक से काफी ज्यादा था. बट यहाँ पर क्या हुआ, यहाँ पर आपका लॉजिस्टिक और नेव बाइस नियर अबाउट क्या आ गए गाइस, सेम आ गए. तो यहाँ पर ये डिफिकल्टी पता पड़ी कि क्या होता है गाइस, जब हम बात करते हैं किसी की चीज अलग अलग डेटा पे, तो हर डेटा पे अलग मॉडल अलग अलग एक्यूरेसी देगा. इसलिए हम क्या करते हैं, एक एक्यूरेसी या एक टेबल के अकॉर्डिंग नहीं जाते, हम किस पे जाते हैं, हम हमेशा ज्यादा मॉडल्स के ऊपर जाते हैं, और वो भी डिफरेंट डिफरेंट सैंपल्स के अकॉर्डिंग. जरा देख लो, कंपेयर करके देख लो आप लोग, इज इट विजिबल और नॉट. ओके, तो यहां से आप कंपेयर कर सकते हो ना कि कौन से वाले मॉडल की कितनी ज्यादा एक्यूरेसी आ रही है और कौन सा वाला मॉडल कितना ज्यादा एक्यूरेट है. बट ये ध्यान में रखना पड़ेगा गाइस कि ये मॉडल कौन सी थ्रेशोल्ड वैल्यू पर है, 0.5 थ्रेशोल्ड वैल्यू पे. ठीक है, तो जैसे याद है हमने एक बार थ्रेशोल्ड वैल्यू निकाली थी, आई होप आप सबको याद होगा, हमने एक बार थ्रेशोल्ड वैल्यू निकाली थी. यस सर, फॉर लूप लगा के. हाँ निकाली थी ना. तो आप क्या करोगे, आप सेम वे में, नहीं अदिति, एक्चुअली हमारे पास ऐसा कोई फंडामेंटल प्रूफ नहीं है कि हम ये बता पाए कि इस पर्टिकुलर डेटा पे ये मॉडल अच्छा चलेगा. अगर ऐसा ही अगर कोई स्टैंडर्ड होता तो फिर मशीन लर्निंग करने की हमें जरूरत नहीं पड़ती. जो डेवलपर्स होते वो क्या करते, वो एक कोड बनाते और उसको जनरलाइज कर देते सारी मशीन लर्निंग हर एक डेटा पे, और कंप्यूटर पे वो डेटा फीड हो जाता. अब जो भी डेटा आता वो उसके अकॉर्डिंग क्या चला जाता, फाइनल चला जाता. इसलिए तभी हमारी फिर कोई रिक्वायरमेंट ही नहीं होती मैनुअल वर्किंग की. मैनुअल वर्किंग मतलब कौन सा मॉडल कितना अच्छा रहेगा उसकी कोई रिक्वायरमेंट ही नहीं होती. इसलिए हम क्या करते हैं, यहाँ पर कभी भी हम वो नहीं करेंगे कि हमारे पास भाई ये हो गया, आंख बंद करके ये मॉडल लगा दिया. नहीं, you have to check because different model have different criteria and different condition to select a particular dependent variable. And if I'm selecting logistic, it will go according to the logistic backend. If I'm selecting KNN, it will going to the KNN backend. अगर मैं नेव बाइस कर रहा हूं तो वो किस backend के अकॉर्डिंग जाएगा, नेव बाइस के अकॉर्डिंग. तो यही सबसे अच्छी चीज है इसमें. ठीक है, ओके. अच्छा, अब आपके माइंड में ये चीज आई होगी कि अच्छा ये तो हो गया, तो हर एक मॉडल में आपको करना क्या रहेगा. आज आज जो आपका मॉडल होगा, जो होमवर्क वाला पार्ट का गाइस, उसमें मैं आपको यहाँ पे बता दे रहा हूँ इंस्ट्रक्शन. तो इंस्ट्रक्शंस क्या रहेंगे आपके, आप एक मॉडल फॉर्म करोगे, उसके मॉडल की आप एक्यूरेसी निकालोगे, उसकी कंफ्यूजन मैट्रिक्स निकालोगे. ठीक है, उसके बाद क्या करोगे, आप मॉडल को डिफरेंट थ्रेशोल्ड वैल्यू पे चेक करोगे एंड ऑब्टेन बेस्ट एक्यूरेसी. ठीक है, ये आप लोग का पार्ट रहेगा.
हर एक मॉडल का। तो काम आपके पास बहुत ज्यादा है आज, ठीक है। और उन तीनों का ग्राफ बनाओगे, इन तीनों को कंपेयर करोगे, और आप जिस डेटा सेट पे काम करोगे ना, वो आपका ये वाला नहीं होगा, वो आपका होगा चर्न रिडक्शन। मैं आपको थोड़ी इंफॉर्मेशन देता हूँ चर्न रिडक्शन के बारे में। चर्न रिडक्शन आपका डेटा सेट होगा, मैं डेटा सेट शेयर कर दूंगा, ये कैगल पर भी अवेलेबल है और आपका मैं शेयर भी कर दूंगा, ठीक है। सोर्स कैगल है। जो चर्न होता है, चर्न चर्न रिडक्शन मतलब बेसिकली, जैसे अगर मैं बात करूं टेलीकॉम इंडस्ट्री की, ये बेसिकली टेलीकॉम इंडस्ट्री को टर्म करता है। जैसे जियो कब लॉन्च हुआ था भाई, अनिल अंबानी ने जियो कब लॉन्च करा था, कौन सा ईयर था जियो जब लॉन्च हुआ था? 2016 और 17 और 15? 2017, ओके। तो 2017 में जब जियो आया मार्केट में, तो many user from other telecom company left their service and switch on to Jio, ठीक है। तो जब एक पर्सन लेफ्ट करा पर्टिकुलर सर्विस को, तो उस पर्टिकुलर कंपनी को क्या हुआ, लॉस हुआ क्या नहीं हुआ? आपसे सिंपल सी बात करूं, जैसे मैं आपका कस्टमर हूं और आप मेरे को नेट प्रोवाइड करते हो, इंटरनेट सर्विस देते हो, मैं आपका कस्टमर हूं, तो आपके माइंड में ये आएगा सर आप हमारे कस्टमर हो, आप तो अगर मैं आपसे डेली मतलब हर मंथ नेट लेता हूं, आप मुझे नेट प्रोवाइड करते हो, क्या आप मुझ पे कोई कॉस्ट कर रहे हो, आप कुछ पैसा खर्च कर रहे हो मुझे अपना कस्टमर बनाए रखने के लिए? नहीं भाई, सिंपल सी बात है। अगर मैं आपसे बात करूं, मैं एक शॉप का ओनर हूं और मेरी इकलौती शॉप है पूरे वर्ल्ड में, और तो क्या मैं आपको खर्च करूंगा आपके ऊपर एक भी रुपए के, भाई मैं आपको कोई डिस्काउंट दूंगा? भाई जितने पे बेचूंगा आपको उतने पे खरीदना पड़ेगा, क्योंकि मैं ही होलसेलर हूं, मैं ही मोनोपोली चला रहा हूं। बट जब क्या हुआ, मेरे बगल में कई सारी और शॉप ओपन हो गई, तो क्या करना पड़ेगा, अब मैं मोनोपोली तो चला नहीं सकता हूं, तो मुझे क्या करना पड़ेगा, डिस्काउंट देना पड़ेगा। इसका मतलब है मुझे अपने मार्जिन प्रॉफिट में डिक्रीज करना पड़ेगा। सेम वे में क्या हुआ, अगर कोई भी कंपनी किसी कस्टमर को रखने में उतना पैसा खर्च नहीं करना पड़ता जितना एक कस्टमर नया बनाने में खर्च करना पड़ता है, क्योंकि डिस्काउंट देना है तो रिड्यूस करना पड़ेगा प्रॉफिट मार्जिन। और जब कोई कस्टमर जाता है, तो जो वो हर साल प्रोडक्ट परचेज करता है, भाई वो तो पूरा रेवेन्यू जो जनरेट हो रहा था कस्टमर से डिक्रीज हो गया। सेम वे में यहाँ पर हमें क्या पता करना है कि हमारा कस्टमर हमें हमारी सर्विस को लेफ्ट करेगा या नहीं करेगा। तो जो इस पर्टिकुलर केस स्टडी का ऑब्जेक्टिव है, जो इसका ऑब्जेक्टिव है किसका, चर्न रिडक्शन का, वो क्या करेगा, वेदर अ कस्टमर विल गो on with the services or left the सर्विस। तो ये आपका क्या रहेगा गाइज, इसका ऑब्जेक्टिव रहेगा केस स्टडी का, जो मैं आपके साथ आज आपको घर पे करना है, ठीक है। होमवर्क है आज आपका ये। तो दिस इज योर होमवर्क, चर्न रिडक्शन, दिस इज योर होमवर्क। और एक कह सकते हैं केस स्टडी है ये आपकी। तो दिस थिंग इज क्लियर गाइस, केस स्टडी क्लियर हुई। केस स्टडी में क्या करना है, ओके। अब मैं चलता हूं आपको डेटा की तरफ लेके, आपको डेटा कैसा दिखेगा चर्न रिडक्शन का। तो डेटा आपका कुछ इस तरह का दिखेगा, जस्ट लेट मी टेक यू द डेटा। Okay, yeah, here it is churn reduction data.
एंड हियर इज द डेटा ऑफ दैट पर्टिकुलर चर्न रिडक्शन। तो ये डेटा है आपके पास जो आप जिस डेटा पे आपको काम करना। दिस इज द डेटा ऑफ दैट पर्टिकुलर कंपनी। एक टेलीकॉम कंपनी का डेटा है और जो कि एक पर्टिकुलर कस्टमर, डिफरेंट डिफरेंट कस्टमर के हैं कि कस्टमर कौन सी स्टेट को बिलोंग करता है, उसका अकाउंट लेंथ क्या है, एरिया कोड क्या है, फोन नंबर क्या है, इंटरनल प्लान क्या है। देखो मैं मॉडल वेब पर डिप्लॉय लास्ट में कराऊंगा, ठीक है। और मॉडल वेब पर डिप्लॉय कराने का मतलब क्या है, मैं बहुत सिंपल तरीके से डिप्लॉय कराऊंगा, उसमें कोई HTML CSS नहीं लगाऊंगा, डायरेक्ट एंट्री बनाऊंगा और एंट्री के बेसिस पे एंट्री लेके और फाइनल आपका मॉडल करवा दूंगा, ठीक है। दैट और ये हो भी सकता है गाइस, नहीं भी हो सकता है, ठीक है। वेब पर डिप्लॉयमेंट करा भी सकता हूँ, नहीं भी करा सकता हूँ, क्योंकि आपके कोर्स में मेंशन नहीं है। इट्स अपॉन टू मी। अगर टाइम रहा मैं करा दूंगा, अगर टाइम नहीं रहा, क्योंकि बैच आपका एक पर्टिकुलर डेट को फिनिश करना होता है, तो नहीं करा पाऊंगा, बट आई विल ट्राई, मैं कराता हूँ जो बोलता हूँ, ठीक है। सो हो जाएगा आपका, डोंट वरी, फाइनल में करा दूंगा आपको। आप प्रैक्टिस करिए अपने मॉडलिंग की पहले। तो इंटरनेशनल प्लान है, ये सारे क्या है आपके मेटा डेटा है। दीज आर ऑल मेटा डेटा विच स्टोर ऑल द इंफॉर्मेशन ऑफ द कॉलम्स। हर एक कॉलम की क्या करते हैं गाइस, ये इंफॉर्मेशन होल्ड करते हैं। तो दीज आर ऑल मेटा डेटा, जिनको मैंने अभी येलो करा, दीज आर मेटा डेटा। इसमें कई सारे कॉलम से आप देख पा रहे होंगे। और जो लास्ट वाला कॉलम है आपका चर्न, ये देख रहे हैं आप लास्ट वाला कॉलम चर्न। यहाँ चर्न वाले कॉलम में आपको चर्न रिडक्शन करना है और आपने देखा शायद चर्न वाला कॉलम तो मिल गया, इसको ही तो रिड्यूस करना है ना। तो इसको मतलब यही हमारा क्या हो जाएगा, इंडिपेंडेंट नहीं, ये हो जाएगा डिपेंडेंट वेरिएबल, क्योंकि चर्न रिडक्शन में 1 और 0 के फॉर्म में होंगे। तो देख लेते हैं 1 और 0, 0 0 0, देखो 1 मिल गया, ये 1 और 0 हो गए यहाँ पे। इसको थोड़ा आउटलाइन कर देता हूं ताकि आप लोग को और अच्छी तरीके से विजिबल हो जाए ये चीजें। ये रहे 1 0 मिल गया चर्न वाले में। तो इसका मतलब ये हमारा कैसा डेटा है, चर्न रिडक्शन वाला। तो यही मेरा डेटा जो वेरिएबल है चर्न वाला, वो मेरे लिए क्या बनेगा डेट गाइस, डिपेंडेंट वेरिएबल। तो ये आपको क्लियर हो गया। आप इसके बेसिस पे क्या कराएंगे, अपना मॉडल बनाएंगे और मॉडल आप क्या करेंगे, सबमिट कर लेंगे। भाई सबमिट करना मतलब कल तक आप कर लो अपने में, और हम इसको क्या कर लेंगे, डिस्कस कर लेंगे किसकी एक्यूरेसी सबसे ज्यादा आ रही है। देखो गाइस, हर एक स्टूडेंट के आंसर डिफरेंट रहेंगे, पहला बता दे रहा हूं आपको, क्योंकि कई लोग अलग थ्रेशोल्ड वैल्यू सेट करेंगे, कुछ लोग अपने अकॉर्डिंग थ्रेशोल्ड वैल्यू लेंगे। इसलिए कभी भी ये मत समझना कि आपका मॉडल खराब है। in the machine learning world or data science world, nothing is wrong, it's only the way how you see the data, ठीक है। तो आज इतना रखते हैं, मिलते हैं कल। और आप लोग ये करके लाइए, what does 1 and 0 means। okay, 0 means that the customer will not go, 1 means it will go। और अगर कंफ्यूजन है, देखो कभी भी कंफ्यूजन होता है अगर, तो हमेशा क्या प्रेफर कर रहे हैं गाइस, कैगल। कैगल पे हर एक चीज दे रखी होती है। मैं लिखता हूं चर्न, चर्न मॉडलिंग, टेलीकॉम चर्न प्रिडिक्शन, क्लिक कर दिया। तो आप डेटा यहां से भी ले सकते हो, ठीक है। ओके, इट विल लोड द डेटा, डोंट वरी, लोड कर देगा। देखो ये डेटा दे रखा है, डेटा दे रखा है, डेटा के फीचर्स दे रखे हैं, ठीक है। और यहाँ पे हम नीचे आके यहाँ पे डेटा के बारे में और इंफॉर्मेशन भी आप यहाँ से देख सकते हो। देखो जरा, ये दिख रहा है यहाँ पे, ये डेटा भी ले सकते हो आप ये वाला डेटा लेना, ठीक है। आप ये वाला डेटा लेना, देखो यहाँ पर आ गया ऑनलाइन सर्विस,